हे चैम्प्स, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो ऑफ डिकोड एमआर स्टार सीरीज। जिन्हें नहीं पता है कि हम लोग इस सीरीज़ में क्या कर रहे हैं तो उन्हें मैं बता देता हूं कि इस सीरीज़ में हम लोग एमआर सर के नोट्स का यूज़ करके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कंसेप्ट्स, क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं ताकि वो चैप्टर जो कि मेरे प्लान के अकॉर्डिंग खत्म हो रहे हैं उनको रिवाइज करने के लिए एक बेस्ट रिवीजन सोर्स बन जाए। ऑल्सो इसके थ्रू आपका जो नोट्स है वो शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट हो जाएगा और जिसको आप अपने प्रिपरेशन के एंड में होगे जनवरी के टाइम में तो उसको ईजिली रिवाइज कर पाओगे, क्योंकि शॉर्ट नोट्स बनाने का टाइम मोस्टली ड्रॉपर्स के पास या फिर जो एक साल में प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके पास नहीं रहता है। तो ये एक बेस्ट शॉर्ट नोट्स आपके लिए तैयार हो जाएगा। फिर हम लोग ये भी यहाँ देख रहे हैं कि बहुत बच्चों को ये समझ नहीं आता है क्वेश्चन में अप्रोच कैसे करें, तो मैं यहाँ पे अप्रोच भी यहाँ डिस्कस करता हूँ। कोई अगर ट्रिक पॉसिबल है या फिर मैंने कोई चीज़ को आसान तरीके से याद रखा था तो वो भी हम लोग यहाँ डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। फॉर्मुलाज कैसे याद रखने हैं, क्या सारे फॉर्मुलाज याद रखने हैं, ये भी हम लोग यहाँ डिस्कस करते जा रहे हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज हैं, कौन से फॉर्मुलाज को आप डिराइव कर सकते हो अपने एग्जाम में। और इस तरीके से हम लोग एक फास्ट रिविजन कर रहे हैं हर चैप्टर का। 1-2 वीडियो में आप चैप्टर खत्म हो रहा है और एंड के लिए ये 30-40 वीडियोस का ये सीरीज बनेगा जिसको आप जब रिवाइज करोगे तो आपके सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे कुछ ही घंटों में। ठीक है, तो बिना कोई देरी के वीडियो में आगे चलते हैं। तो आज हमें इस प्रिंसिपल से स्टार्ट करना था। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होनी चाहिए, वो ये है कि आप कभी भी दो ऐसे क्वांटिटी जिनके डायमेंशंस अलग हैं उनको ऐड नहीं कर सकते हो। मतलब आप अगर किसी भी दो क्वांटिटी को ऐड कर रहे हो तो उनके डायमेंशंस सेम ही होने चाहिए। तो यही चीज़ पहली लाइन में लिखी हुई है कि आप हमेशा सेम डायमेंशन वाली चीज़ों को ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो या फिर इक्वेट कर सकते हो। इक्वेट करना मतलब इक्वल के लेफ्ट हैंड और राइट साइड में रखना। ठीक है, अच्छा। दूसरी चीज़ है कि लेकिन अगर आपके डायमेंशंस अलग अलग हैं तब भी आप उनको मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड तो कर ही सकते हो। तो आपको याद रखना है कि अगर कोई दो क्वांटिटी जिनके डायमेंशन अलग अलग हैं तो आप उनको मल्टीप्लाई डिवाइड तो कर सकते हो, लेकिन उनको ऐड, सब्ट्रैक्ट या फिर इक्वेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं। इससे क्वेश्चन आते हैं पीवाईक्यू में, तो मैं इसको आपको समझा देता हूँ। जैसे सबसे पहले सर ने ये क्वेश्चन करवाया था। इसमें सर ने बोला है कि इफ ए एंड बी हैव डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी विच हैव डिफरेंट डायमेंशंस देन विच इज करेक्ट। बोल रहे हैं कि अगर ए और बी ऐसे क्वांटिटीज है जिनके डायमेंशंस अलग हैं तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब आपको पता है कि ए एंड बी के डायमेंशंस अलग अलग है तो आप उसको ना ही ऐड कर पाओगे ना ही सब्ट्रैक्ट कर पाओगे, तो ऐसे ऑप्शंस को तो एलिमिनेट कर दो। तो आपको दिख रहा है कि ए प्लस बी क्या है, तो ये तो ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, अब यहाँ पे करेक्ट पूछा था तो आप करेक्ट वाला देखते हैं। तो अब देखो यहाँ डिवाइड किया तो ये पॉसिबल है, तो ये सही ऑप्शन है आपका। अब यहाँ दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पे माइनस किया हुआ है तो आपको लगेगा कि ये तो सब्ट्रैक्ट तो कर नहीं सकते, लेकिन ध्यान से देखो यहाँ पे ए और बी को माइनस नहीं किया है, यहाँ पे बी का स्क्वायर किया है उसके बाद माइनस किया है। तो अब ऐसा पॉसिबल है कि बी को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करें तो क्या पता है ऐसा कोई डायमेंशन बन जाता जो कि ए के इक्वल होता और फिर उसको हम लोग माइनस कर पाते। तो इसीलिए अगर कुछ ऐसा आपको दिखता है जहाँ पे सेकंड टर्म में उसको बनाया गया है पहले 2 टर्म्स के यूज़ करके, तब अब वो पॉसिबल होता है। जैसे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ ए और बी को ऐड नहीं किया या फिर बी और ए को ऐड नहीं किया है, यहाँ पे पहले एक टर्म बनाया है ए और बी का यूज़ करके और उसके बाद उसको ऐड किया, तो ये पॉसिबल है। वही सर ने यहाँ पे समझाया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कौन सा ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, बाकी ये तीनों आपके पॉसिबल हैं। तो ये ध्यान रखना, अगर आपको कभी मिलता है क्वेश्चन तो इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। फिर दूसरा क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे पीवाईक्यूज में। इसमें क्या होता है कि इधर एक फिजिकल क्वांटिटी दी होती है जिसका आपको पता रहता है डायमेंशन, जैसे कि यहाँ पे वेलोसिटी दी गई है, फिर एक इक्वेशन बना देते हैं वो और बोलते हैं कि इसमें जो अल्फा, बीटा और गामा है इनके डायमेंशंस मुझे बता दो। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है, जो लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है या फिर जिसका भी आपको डायमेंशन पता है उस फिजिकल क्वांटिटी को एक बार इस टर्म के साथ इक्वेट करना है, एक बार वहां से आप अल्फा निकाल दोगे, फिर जब वो हो जाए उसके बाद इसी फिजिकल क्वांटिटी को आप दूसरे टर्म के साथ इक्वेट करोगे, फिर यहाँ से बीटा निकाल दोगे। तो इस तरीके से आपको अप्रोच करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जब आप देखोगे तो ये क्वेश्चन है, इसको मैं एक बार लिख लेता हूँ फिर मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। जो क्वेश्चन है वो है v इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा एक्स, v इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा एक्स माइनस गामा एक्स टी माइनस गामा एक्स टी। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो मैंने क्या बोला कि आपको पहले एक टर्म लेना है और उसको दूसरे के साथ इक्वेट करना है। तो पहले हम लोग देखेंगे v का डायमेंशन क्या होता है, एल टी माइनस 1। ठीक है, ये तो आपको याद रखना है, इज इक्वल टू अल्फा टी। अब टी जो है वो टाइम है, तो टाइम जब इधर लेके जाओगे तो डिवाइड में जाएगा, तो ये हो जाएगा एल टी माइनस 1 बाई टाइम इज इक्वल टू अल्फा। टी ऊपर जाएगा तो एल टी माइनस 2। इस तरीके से आपका अल्फा सॉल्व होकर आ गया। सिमिलरली आप बीटा एक्स के लिए सॉल्व कर लोगे, यहाँ पे एक्स जो होगा वो एल होगा, यहाँ पे टाइम था, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एल आ जाएगा और यहाँ एल डिवाइड होगा तो एल से एल कट गया तो टी माइनस 1 आएगा जब आप बीटा के लिए सॉल्व करोगे। सिमिलरली फिर गामा एक्स टी के लिए सॉल्व करोगे, यहाँ पे एक्स और टी है तो इस समय जो नीचे जाएगा वो एल और टी जाएगा और यहाँ पे गामा के लिए सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को अप्रोच करना होता है। फिर चलते हैं हम लोग आगे आप जाओगे तो आपको एक इंपॉर्टेंट नोट सर ने यहाँ पे लिख के बताया जो कि इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोला है सर ने बोला है कि अगर आपको कोई ऐसा क्वांटिटी मिलता है जिसमें ई लिखा हो, ठीक है, या फिर ई के ऊपर कोई भी चीज़, जैसे ई के ऊपर कोई भी चीज़ लिखी हो, कोई भी डायमेंशन लिखा हो, तो आपको ये याद रखना है कि जो ई एक्स टी लिखा है, एक तो ये पूरा चीज़ जो है वो डायमेंशन लेस होता है और ये ई एक्स के मतलब ई के पावर में कुछ भी लिखा है तो वो पूरा टर्म भी डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, इसको हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। दूसरी चीज़, साइन के अंदर ये जो ब्रैकेट के अंदर अगर कुछ भी लिखा है तो ये डायमेंशन लेस होगा और ये पूरा क्वांटिटी भी डायमेंशन लेस होता है, ये तो आपको पहले से पता है। ठीक है, जैसे कि ये चीज़ जो मैं अभी बताया था, ये ई एक्स जो है ये पूरा टर्म आपका डायमेंशन लेस है, साथ ही साथ ये जो एक्स है ये भी आपका डायमेंशन लेस ही होता है।
इसका एप्लीकेशन देखेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं मॉड्यूल्स में, PYQs में भी, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा है कि इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज v इज इक्वल टू अल्फा t e रेज टू द पावर बीटा x देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं, देखो इसमें आपको दिख रहा था कि e के पावर में जो चीज़ होती है वो डायमेंशनलेस होती है, तो यहाँ पे e के पावर में लिखा है बीटा x, मतलब कि जो बीटा x होगा वो डायमेंशनलेस होगा। अब आपको पता है कि जो x है इसका डायमेंशन आपको पता है क्योंकि लेंथ है, तो आप लिख सकते हो कि बीटा x जो होगा वो m0 l0 t0 के इक्वल होगा क्योंकि डायमेंशनलेस है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखो, जब भी आप डायमेंशनलेस लिखते हो तो क्योंकि सबकी पावर में 0 है तो उसको आप 1 लिख सकते हो, मतलब आप लिख सकते हो कि बीटा x जो है वो 1 के इक्वल है। तो आप यहाँ सॉल्व करोगे तो आएगा बीटा इज इक्वल टू 1/x, x का आपको पता है l होता है, तो बीटा सॉल्व होकर आ गया आपका l-1, ठीक है, l ऊपर जाएगा तो l-1 हो गया। तो इस तरीके से आपने बीटा निकाल लिया। उसके बाद एक बार आपने इस पावर वाली चीज़ का मतलब सॉल्व कर लिया, अब आपको पता है कि ये पूरा टर्म खुद में डायमेंशनलेस है, मतलब कि इसको हटा के मैं 1 लिख सकता हूँ, तो मतलब मैं लिख सकता हूँ कि v इज इक्वल टू अल्फा टी, ये जो e की पावर बीटा x है इसकी जगह मैंने 1 लिख दिया तो ये खत्म हो गया, तो ये बचा आपका v इज इक्वल टू अल्फा टी। यहाँ से अल्फा सॉल्व करोगे तो आएगा v क्या है lt-1 वेलोसिटी और t यहाँ से नीचे आके डिवाइड होके, तो ये हो जाएगा आपका lt-2 इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है, मतलब कि एक बार जब आपको मान लो पावर वाले का निकालना है तो आपने सिर्फ उसको डायमेंशनलेस रखा और आपको पता है कि पूरा भी डायमेंशनलेस होता है, तो जब आपको आगे वाला निकालना है तो आपने पूरे को भी डायमेंशनलेस रखी, ठीक है। सिमिलरली आगे भी देखते हैं। अब ये तो हमने e की पावर x वाला देख लिया, अब एक बार साइन का एग्जांपल देखते हैं। तो साइन का एग्जांपल आपको यहाँ देखने को मिलता है, तो अब यहाँ पे क्या दिया है कि पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन एज y इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा t, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ k ओमेगा एंड a। अब आपको पता है कि अब मान लो जैसे मुझे तो पता है कि ये आपको इक्वेशन ऑसिलेशन वगैरह चैप्टर में देखने को मिलता है, तो यहाँ पे जो y है वो पोजीशन है, इसका डायमेंशन जो होगा मीटर होगा, लेंथ होगा। तो जिसको नहीं पता है उनको कैसे पता करना है, तो यहाँ पे देखो स्टेटमेंट दिया होता है कि ये जो चीज़ दी है वो है क्या। आगे भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पे आपको पता नहीं होगी ये क्वेश्चन किस चीज़ का है, तो वो बता रहे होंगे स्टेटमेंट के फॉर्म में, तो आपको वहाँ से पता करना है। जैसे यहाँ पे बोला है कि पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब कि जो y है वो पोजीशन बता रहा है, मतलब वो लेंथ बता रहा होगा, ठीक है। तो आपको LHS मिल गया, मैंने बोला था कि आपको एक बार LHS पता करना होगा, तो ये तो आपको मिल गया कि उसका जो डायमेंशन है वो लेंथ है। मैंने बोला था कि आपको एक एक टर्म को इक्वेट करना होगा, तो यहाँ पे पहला जो चीज़ पूछा था वो a है। अब जिन्हें डायरेक्टली पता है यहाँ पे a क्या होता है तो उन्हें पता है एम्पलीट्यूड होता है, वो डायरेक्टली मार्क कर सकते थे। जिन्हें नहीं पता है उन्हें क्या करना है, उन्हें देखना है कि ये जो साइन के अंदर क्वांटिटी है पूरी डायमेंशनलेस होगी, तो मैं इसको हटा के 1 लिख सकता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ कि y इज इक्वल टू a इंटू 1 हो जाएगा। तो मतलब कि जो a का डायमेंशन है वो सीधे y के इक्वल है, मतलब y लेंथ था तो a भी लेंथ हो जाएगा, ठीक है, पहली चीज़ हो गई। दूसरा मेरा जो बच रहा है वो है ओमेगा और k, ठीक है। तो पहले ओमेगा निकालते हैं। अब देखो मैंने बोला था आपको कि साइन के अंदर जो क्वांटिटी होती है वो डायमेंशनलेस होती है, तो मतलब जो kx है और ओमेगा t है ये दोनों आपस में डायमेंशनलेस होंगे, ठीक है। तो आपको एक बार क्या करना है, आपको लिखना है ओमेगा टी इज इक्वल टू डायमेंशनलेस मतलब कि 1, तो आपका ओमेगा सॉल्व होकर आ गया 1 बाई टाइम पीरियड मतलब कि t-1। सिमिलरली जब आप kx के लिए सॉल्व करोगे तो ये भी डायमेंशनलेस होगा क्योंकि साइन के अंदर है, तो kx इज इक्वल टू 1, k सॉल्व होकर आ जाएगा 1 बाई x, x क्या है लेंथ है, तो l-1 सॉल्व होकर आ गया आपका क्या k। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को अप्रोच करना होता है, ठीक है। बिना देरी के आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे सिमिलर क्वेश्चन तो मैंने इसको सॉल्व नहीं किया। अब एक ये क्वेश्चन था जिसको मुझे समझाना था। अब देखो अभी मैंने आपको सिखाया कि साइन के अंदर वाला जो टर्म होता है वो डायमेंशनलेस होता है, तो आपको दोनों टर्म को अलग अलग करके डायमेंशनलेस जब रखोगे, मतलब 1 के इक्वल रखोगे, तो आपका दूसरा जो भी अननोन क्वांटिटी है वो सॉल्व होकर आ जाएगा। तो इसमें आप जब करने जाओगे तो आप शायद गलती करो और ct को टाइम के इक्वल रखो, तो और आपका यहाँ पे c जो है वो सॉल्व होकर आ जाएगा t-1, जो कि गलत होगा क्योंकि c सॉल्व होकर lt-1 आना चाहिए। इसमें इसलिए गलती हो रही क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन्होंने 2π/λ को कॉमन निकाल रखा है, देखो ये कॉमन निकाल रखा है। तो अब क्योंकि इन्होंने कॉमन निकाल रखा है तो आप उसको इग्नोर कर रहे थे, लेकिन इग्नोर नहीं करना है, आपको पहले दोनों टर्म को क्लियरली बना लेना है कि वो टर्म कंप्लीटली था क्या। तो टर्म असली में ये था, जब इसको सॉल्व करोगे तो 2π/λ दोनों टर्म से इंटू होगा, तो 2π/λ ct माइनस 2π/λ x ऊपर, जब आपने दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई किया तो साइन के अंदर एक्चुअली जो चीज़ थी वो ये थी, है ना, ये साइन, ये एक्चुअली टर्म था, बाद में 2π/λ कॉमन निकाल लिया था। तो आपको जब भी 1 के इक्वल रखना है, तो मतलब जब आपको पता है ये दोनों टर्म डायमेंशनलेस है आपस में, तो आप इसको 1 के इक्वल रखोगे, ना कि सिर्फ ct को रखते, ठीक है। तो अब जब सॉल्व करोगे आप तो ये आएगा आपका 2π/λ ct इज इक्वल टू 1। अब 2π तो कॉन्स्टेंट है, इसका तो डायमेंशनलेस नहीं होता, इसको हटा दो। लैम्डा जो है वो आपका वेवलेंथ है, इसका जो डायमेंशन होगा वो लेंथ होगा, तो लेंथ उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो आपका हो गया c इज इक्वल टू लेंथ, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा और टाइम नीचे आया तो बाय टाइम, तो ये हो गया lt-1, तो c का डायमेंशन आ गया वही जो हमें चाहिए था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अप्रोच करना है। फिर एक और देखते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है कि v इज इक्वल टू a sin x रूट अंडर अल्फा t, ठीक है, और यहाँ पे अल्फा का डायमेंशन मांगा है, तो इसमें कुछ नहीं था, सिंपल क्वेश्चन है। मैंने आपको समझाया कि साइन के अंदर जो क्वांटिटी होता है वो डायमेंशनलेस होता है, तो आप सीधे सीधे रखोगे कि x रूट अल्फा t इज इक्वल टू 1, डायमेंशनलेस को 1 रखते हैं क्योंकि ये मैंने समझा दिया। अल्फा निकालना था आपको, तो सबसे पहले सॉल्व कैसे करोगे, तो देखो सबसे पहले आपको दिख रहा है कि जो x है वो लेंथ होगा, तो मल्टीप्लाई में वहाँ जाके डिवाइड होगा, तो रूट अंडर अल्फा t इज इक्वल टू 1/l मतलब l-1। अब अल्फा निकालना था, अब देखो अल्फा t पूरा रूट के अंदर है, तो पहले वो उधर जाके स्क्वायर होगा, तो अल्फा t इधर बच गया और उधर अंडर रूट जाके उधर स्क्वायर हो गया, तो l-2 हो गया, ये स्क्वायर कर दिया हमने।
फिर अल्फा निकालना तो टाइम पीरियड नीचे जाएगा तो L-2 बाय टाइम, मतलब कि जब ऊपर जाएगा तो ये L-2 T-1, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना। फिर एक और नीचे वाला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, ये मेरे को समझाना आपको जरूरी है कि इसको कैसे आपको अप्रोच करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं अलग से लिख लेता हूँ। क्वेश्चन है V = अल्फा बाय बीटा प्लस रूट अंडर डेंसिटी, ये क्वेश्चन है आपका। और यहाँ पे अलग अलग मेरे को लगता है अल्फा और बीटा का डायमेंशन इन्होंने पूछा हुआ है। तो अल्फा बीटा अलग से पूछा है, तो पहले अल्फा निकालते हैं फिर बीटा, मतलब देख लेते हैं क्या निकलता है आसानी से। तो मैंने सबसे पहले बताया था जहाँ आपको प्लस माइनस दिख जाए समझ जाना कि उन दोनों का डायमेंशन सेम होगा। तो आपको यहाँ दिख रहा है कि बीटा और रूट अंडर डेंसिटी को इन्होंने ऐड किया है, मतलब कि बीटा का डायमेंशन सेम होगा रूट अंडर डेंसिटी के। तो डेंसिटी का सबको डायमेंशन पता है कि मास बाय वॉल्यूम होता है, तो मास तो m होगा, वॉल्यूम बाय में था तो मतलब ऊपर जाके L-3 हो जाएगा, ये आपका डेंसिटी है। और ये रूट के अंदर था, मतलब कि हो जाएगा आपका m⁻1/2 L-3/2, ये आपका डायमेंशन होगा डेंसिटी का, और यही इक्वल होगा बीटा के, क्योंकि उनको ऐड किया गया था। ये समझ में आ गया आपको। अब दूसरा आपको निकालना था अल्फा के लिए। अब अल्फा के लिए कैसे निकालोगे? अब देखो, अब आपको ये समझना है कि जब भी मैं दो ऐसी क्वांटिटी को ऐड करता हूँ जिनका डायमेंशन सेम है, मतलब मान लो मैंने दो लेंथ की क्वांटिटीज को ऐड किया, तो क्या जो मेरा थर्ड टर्म बन रहा है उसका डायमेंशन चेंज हो जाएगा? नहीं, उसका डायमेंशन भी लेंथ ही रहेगा। सिमिलरली जब मैंने बीटा और रूट अंडर डेंसिटी को ऐड किया और मुझे पता था कि बीटा और रूट अंडर डेंसिटी का डायमेंशन सेम है, तो ऐड करने के बाद भी जो डायमेंशन आया होगा वो यही होगा जो कि पहले से था इनका। तो मतलब इनको मैं हटा के यहाँ पे यही डायमेंशन को रख सकता हूँ, ठीक है। और ये फिर जाके उधर v से मल्टीप्लाई होगा और आपका अल्फा निकल के आएगा। तो मतलब कि v जो है वो था आपका Lt-1 = अल्फा, और इन दोनों को ऐड करने के बाद भी वही डायमेंशन आएगा जो पहले से था, मतलब कि m1/2 L-3/2, जो कि रूट अंडर डेंसिटी का डायमेंशन था। तो मैंने रखा, फिर मैं वहाँ जाकर इसको मल्टीप्लाई करूँगा और मेरा अल्फा सॉल्व होकर आ जाएगा। तो आपको यही चीज़ ध्यान देनी है कि प्लस और माइनस करने पे डायमेंशन जो थर्ड टर्म का आता है वो सेम रहता है जो कि इनिशियली था। तो इसी तरीके से यहाँ पे इसको सॉल्व किया गया है। फिर आगे चलते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या बोला है इन्होंने कि ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो इसमें से इन्होंने पूछा कि कौन सा रिलेशन सही नहीं है डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो यहाँ पे y जो है डिस्प्लेसमेंट है, मतलब जो इसका डायमेंशन होगा वो l होगा, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था कि जो साइन थीटा होता है उसमें थीटा वाला कंपोनेंट भी डायमेंशनलेस होता है और ये पूरा कंपोनेंट साइन वाला जो है वो भी डायमेंशनलेस होता है। तो आपको यहाँ पे दो चीज़ चेक करनी होती है ऐसे वाले क्वेश्चन में, कि पहली चीज़ कि क्योंकि ये डायमेंशनलेस है तो जो भी यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशन होगा, यहाँ पे तो लेंथ है, तो उसका डायमेंशन बस एक ही चीज़ डिसाइड करेगा, वो है ये जो भी साइन के आगे लिखा होगा। तो यहाँ पे a लिखा हुआ है और ये यहाँ पे क्या है, एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो मतलब इस क्वेश्चन में आपको दो चीज चेक करना है, एक ये जो साइन के आगे लिखा हुआ है इसका डायमेंशन इसके इक्वल है या नहीं है, और दूसरी चीज ये जो साइन के अंदर लिखा है ये डायमेंशनलेस है या नहीं है। तो ये दो चीज आपको चेक करनी होती है। अगर ये दोनों चीज सही है मतलब वो रिलेशन सही होगा, ठीक है। तो पहले आप यहाँ देखते हो कि जो y है उसके आगे जो क्वांटिटी लिखी है वो भी a है, मतलब कि दोनों का डायमेंशन सेम है, ठीक है। तो मतलब ये फॉर्मुला ठीक हो सकता है, अभी हमने इसको वेरीफाई नहीं किया, ठीक है। दूसरा ये देखते हैं यहाँ भी y और a सेम है, मतलब कि यहाँ भी जो आपका रिलेशन है वो सही हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ देखते हैं, अब यहाँ y = √2a है। अब √2 का तो कोई वैल्यू है नहीं, वो तो डायमेंशन लेस वैसे भी होता है। तो यहाँ पे y जो लेंथ है वो a के ही इक्वल है, मतलब ये भी आपका सही रिलेशन है। अब अगर आप यहाँ देखते हो तो यहाँ पे जो आपका y है वो x/t मतलब कि यहाँ तो लेंथ है लेकिन यहाँ लेंथ बाय टाइम है, मतलब कि ये डायमेंशन इक्वल नहीं हुआ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड का, मतलब कि ये वाला रिलेशन आपका पक्का गलत है, ठीक है। ये हम लोग बिना इसको चेक के भी बता सकते हैं। अब हमने इनको तो सही माना था, अब एक और चीज़ देखनी होती है, मैंने बोला था वो है साइन के अंदर वाला कॉम्पोनेंट। अगर आप यहाँ देखते हो तो 2π तो वैसे भी डायमेंशन लेस है, t ऊपर लिखा है, तो अगर मेरे को इसको डायमेंशन लेस बनाना है तो नीचे भी टाइम ही होना चाहिए। तो यहाँ पे टाइम और टाइम कट जाएगा, ये डायमेंशन लेस होगा। तो ये आपको दिख रहा है कि ये सही है पूरी, मतलब ये जो पूरा रिलेशन है वो सही है। क्यों सही है? क्योंकि a इसके इक्वल था और दूसरा इसके साइन के अंदर जो क्वांटिटी लिखी हुई वो भी डायमेंशन लेस है। फिर दूसरा रिलेशन देखते हैं, इसमें भी अगर आप देखोगे तो यहाँ v है, v मतलब क्या हो गया वेलोसिटी, तो Lt-1 ऊपर होगा और ये जो देख रहे हो वो टाइम है, तो इनटू आप यहाँ टाइम करोगे तो ये t से t कट गया तो आपको ऊपर l बच रहा है। और नीचे भी अगर आप देखोगे तो लैम्डा है, तो लैम्डा मतलब वो भी लेंथ होता है, तो लेंथ से लेंथ कट जाएगा, तो ये भी आपका डायमेंशन लेस है, ठीक है। फिर यहाँ अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपका साइन भी है कॉस भी है। तो पहले तो इससे डरना नहीं कि साइन और कॉस क्या दे दे, क्योंकि साइन और कॉस दोनों चाहे कितना ही दे दे यहाँ पे सारे डायमेंशन लेस होते हैं। तो आपको हमेशा चेक तो इसी को करना है। तो ये तो आपका चेक हो गया था कि हाँ ये सही है, डायमेंशन दोनों का मैच होता है। अब आपको दूसरा चेक करना था कि साइन के अंदर जो कॉम्पोनेंट है वो डायमेंशन लेस है या नहीं है। तो आपको दिखता है कि यहाँ पे 2π लिखा हुआ है और यहाँ पे स्मॉल t ऊपर है और नीचे t है, तो ये भी आपका कट जाएगा, तो डायमेंशन लेस है। और यहाँ भी सिमिलरली ऊपर x है नीचे लैम्डा है, तो दोनों का जो डायमेंशन है वो लेंथ है, तो वो भी कट के आपका डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो ये भी आपका सही था। इस हिसाब से आपका आंसर यही आपका सही था, मतलब ये आपका जो है रॉन्ग ऑप्शन था, ठीक है। तो हमने ऐसे चूज़ किया, तो मैंने समझा दिया कि कैसे आपको इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। फिर आगे चलते हैं, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपको जनरली PYQ में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन हाँ मॉड्यूल्स वगैरह में देखने को मिलता है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पे बोला है कि फाइंड डायमेंशन ऑफ d² y/dx² वेयर y = फोर्स एंड x = मोमेंटम।
अब यहाँ पे y क्या है बता दिया है, x क्या है बता दिया, दोनों का डायमेंशन आप लिख सकते हो इजीली। ऐसे क्वेश्चन में आप सीधे सीधे ये याद रखो कि आपको कुछ नहीं करना है, जो ये d वाला कंपोनेंट दिख रहा है आपको उसको पूरा हटा देना है, मतलब d के साथ स्क्वायर भी है वो भी हट जाएगा, और d यहाँ पे तो अकेला है तो d हट जाएगा, तो आपको जो बचेगा वो है y/x²। अब y की वैल्यू आपको पता थी यहाँ पे रखो, x की वैल्यू आपको पता थी उसका स्क्वायर करके यहाँ पे रखो, फिर सॉल्व कर लो, आपका सही आ जाएगा। ठीक है, वही मैंने यहाँ लिख दिया। फिर आगे चलते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपकी ईजी थे तो मैंने नहीं किया, सेम ही कंसेप्ट पे है तो फिर टाइम फालतू का वेस्ट होगा। अब आगे चलते हैं, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है कि सेम वेलोसिटी दी हुई है लेफ्ट हैंड साइड पे जिसका आपको डायमेंशन पता है, और आपको बोला है कि अल्फा और बीटा का डायमेंशन मुझे निकाल के बता दो। अब देखो आपको एक चीज याद रखनी है कि आप कभी भी दो वेरिएबल को एक साथ नहीं निकाल सकते हो, आपको कम से कम एक वेरिएबल पता होना चाहिए तभी आप दूसरा निकाल पाओगे। तो इसीलिए अगर आपको अल्फा बीटा निकालना है तो पहले आपको अल्फा बीटा में से कोई एक पता करना होगा। तो आप कहाँ से पता करोगे, आपको दिख रहा है कि यहाँ भी एक अल्फा लिखा हुआ है, आपको पता है कि ई के पावर में जो भी चीज़ होती है वो डायमेंशनलेस होती है, तो आप सीधे से लिख सकते हो कि जो अल्फा टी है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, मतलब 1 के इक्वल है। यहाँ से आएगा कि अल्फा इज इक्वल टू 1/t, मतलब कि टी की पावर -1। ठीक है, तो अल्फा आपने यहाँ से निकाल लिया। एक बार आपने अल्फा निकाल लिया, अब आपको पता है कि ई की पावर एक्स तो डायमेंशनलेस होता ही है, मतलब ये पूरा क्वांटिटी भी डायमेंशनलेस होगा, तो आप इसको पूरा हटा दोगे, आपका बचेगा v इज इक्वल टू अल्फा/बीटा। अल्फा अभी आपने सॉल्व करके निकाला तो अल्फा की जो वैल्यू होगी आप यहाँ पे रखोगे, भी यहाँ पे आपको पता ही है, तो बीटा यहाँ से सॉल्व करके आपका निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आते हैं हम लोग इस वाले क्वेश्चन में। इस वाले क्वेश्चन में बहुतों को दिक्कत आती है, तो इसको समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं इसको समझाता हूँ कैसे आपको अप्रोच करना है और कैसे स्टेटमेंट है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था y वाला y इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा टी। अब मुझे पता है कि उसमें जो y है वो पोजीशन है, बहुतों को नहीं पता होगा, वैसे टाइम में जहाँ पे पता नहीं होता तो उसको कैसे अप्रोच करें वो मेरे को आपको समझाना है। अब देखो क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। सबसे पहले यहाँ पे बोला है कि द नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू z एक्सिस पर यूनिट टाइम बाय n, मतलब कि इसने लिखा नहीं है, बाई इज गिवन बाय n, मतलब कि n जो है वो क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, मतलब कि अगर मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स को n मानता हूँ तो n पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है। ठीक है, ये चीज़ आपकी क्या है n है। ठीक है, जो कि यहाँ पे इसने लिखा हुआ है। ठीक, जब इसको सॉल्व करोगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का तो कोई होगा नहीं, वो कोई नंबर है, तो आपको जो डायमेंशन आएगा n का, इस वाले n का, वो आएगा l-2 t-1, क्योंकि l² होगा नीचे एरिया का, तो ये सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा दूसरी लाइन लिखिए कि वेयर, ये अब n2 n1 के बारे में बता रहा है कि n2 and n1 आर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पे पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम था, इस केस में जो n2 n1 है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, मतलब कि सेम वही चीज़, नंबर ऑफ पार्टिकल तो आप लिखोगे नहीं, वॉल्यूम नीचे आएगा तो सॉल्व होकर l-3 आ जाएगा। तो n2 n1 भी आपने यहाँ से निकाल लिया। ठीक है, अब आपको ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया। अब दूसरी चीज़ लिखी, इसने एक लाइन जो लिखी थी जो डिकोड नहीं कर पाते हैं बच्चे, वो ये है n2 and n1 आर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम एट z2 and z1। अब इनको समझ नहीं आता कि z2 z1 क्या है, तो अब ध्यान से देखो, कभी भी आप कोई किसी पोजीशन पे आपको बताना होता है कि मैं इस पोजीशन पे हूँ, तो आप क्या बोलते हो, आई एम एट दिस पोजीशन। ठीक है, तो आप एट जो है मोस्टली यूज़ करते हो किसी पोजीशन को सिग्निफाई करने के लिए या किसी पोजीशन को बताने के लिए, तो मतलब ये z2 और z1 जो है वो पोजीशन है, और इसलिए इसका डायमेंशन जो होगा वो लेंथ होगा, और यही चीज़ आपको यहाँ समझनी थी। अगर आप ये समझ जाते हो तो फिर इन्होंने फाइनली डी का पूछा तो डी आप इजिली निकाल लोगे, तो आपको फाइनली n का पता चल गया क्या है, ये डायमेंशन है, n2 - n1 का पता चल गया ये डायमेंशन है, और z2 z1 पता चल गया कि ये जो है लेंथ है। तो जब आपको सब पता चल गया तो कैसे सॉल्व करोगे, कुछ नहीं, आपको वैल्यूज रखनी है। तो आपको यहाँ दिख रहा है कि जो आपका n था वो क्या था, l-2 t-1, तो l-2 t-1 इज इक्वल टू डी। n2 - n1 मैंने बोला कि किसी भी एक का डायमेंशन आपको पता है तो माइनस प्लस करने के बाद वही रहता है, फर्क नहीं पड़ता उससे। तो n2 का आपने निकाल लिया था, n1 भी इक्वल ही है, तो ये हो गया l-3, और z2 z1 आपको पता चल गया कि वो डिस्टेंस है, मतलब लेंथ है, तो l यहाँ पे लिख दिया आपने। जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा l-4, ऊपर जाके l-1 प्लस हो गया, और फिर जब यहाँ पे सॉल्व करोगे तो l-2 से l-4 कटेगा तो l-2 बचेगा, और d आ जाएगा आपका l² t-1। ठीक है, सॉल्व करके देख लेना, मैं यहाँ पे मैथ्स आपको सिखाऊंगा नहीं। ठीक है, सब मैंने पहले सिखा दिया। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को अप्रोच करना था। आपको मेनली यहाँ ये सीखना था कि कैसे आपको एट z2 एंड z1 को यूज़ करना, तो मोस्टली इस मॉड्यूल्स के सेक्शन बी में आपको देखने को मिलता है इसको। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मोस्टली आप सीख जाओगे। हाँ, एक ये वाला क्वेश्चन जो था ये मेरे को आपको समझाना था। यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे बोला था कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देन फाइंड द टाइम इन टर्म्स ऑफ लेंथ इन जी। अब देखो ये सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करना मैं सिखाऊंगा भी आगे, कैसे आपको जब बोलते हैं कि एक तो हो गया कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में लिखना, ये तो आपको आता है। ठीक है, वो आप डायरेक्टली डायमेंशन से निकाल सकते हो, उसके फॉर्मुला से निकाल सकते हो। दूसरी चीज़ हो गई कि एक
फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज़ के टर्म में लिखना, तो उसको कैसे लिखते हैं। एक तो उसका ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन तक पहुंचने का ट्रिक है, वो मैं आपको समझा दूंगा, और आपको मैं एक बार सिखा भी दूंगा कि कैसे आपको मेनली क्वेश्चन को अप्रोच करना है। मान लो एग्जाम का प्रेशर के टाइम में आपको आपका दिमाग नहीं चल पाया वैसे जैसे चलना चाहिए, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसमें मैंने सिखाऊँ क्योंकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपको बोलता है कि एक पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना है लेंथ और ग्रेविटी के टर्म्स में, तो आपको याद होना चाहिए कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π√L/g होता है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको याद करके रखना है, ठीक है। जब सॉल्व करोगे तो यही आएगा आपका। यहाँ पे x और y पूछ सकते हैं, तो आपको दिख रहा है कि L के पावर में रूट है, मतलब कि L का जो पावर होगा वो 1/2 होगा, और g नीचे 1/2 है, मतलब कि ऊपर जाके g माइनस 1/2 का। तो अगर आपसे ये x और y पूछते हैं तो आप ऐसे x और y बता सकते हो, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि इन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूनिट ऑफ लेंथ इज 2 मीटर एंड यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन फाइंड यूनिट ऑफ टाइम इन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। तो इसमें आपको क्या बोलते हैं कि किसी एक बोल देते हैं कि कोई जनरल सिस्टम ऑफ यूनिट है, उसमें जो हम लेंथ है उसको आप मान रहे हैं कि एक यूनिट जो कि 2 मीटर का होगा और एक्सेलरेशन जो होगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का होगा। तब वो बोलेंगे मुझे टाइम का बताओ। तो आपको इसको सॉल्व करने के लिए पहले टाइम को एक्सेलरेशन और लेंथ के टर्म में लिखना होगा। अभी आपने एक फॉर्मूला देखा जिसमें टाइम को लेंथ और एक्सेलरेशन के टर्म में लिखा था, तो अगर आप चाहते दिमाग लगा पाते तो आप डायरेक्टली उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं इसमें सिखा देता हूँ कि कैसे आप ऐसे में फॉर्मूला बनाना पड़ता है। ये तो बहुत बेसिक था, तो आप इजीली बना सकते थे। इजी तो ये रहेगा कि आप सीधे सीधे सोचो कि आपको मेनली टाइम चाहिए, और इन्होंने दिया है कि लेंथ और एक्सेलरेशन के टर्म में मुझे बताओ। तो आपका जो फाइनल आपको डायमेंशन चाहिए वो टाइम का चाहिए, लेंथ का तो L ही रहता है ना, और एक्सेलरेशन जो हो गया वो हो सकता है LT-2 होगा। तो आपको सोचना है कि मैं ऐसा क्या करूँ लेंथ और एक्सेलरेशन के साथ कि मेरा सिर्फ टाइम बच गया है। तो आपको देखना है कि देखो आपको एक तो लेंथ चाहिए नहीं, तो लेंथ को आपको काटना होगा, मतलब इनका डिवीजन तो आपको करना होगा, तो मतलब L/A या फिर A/L तो होना है। अब पता करना है कि A ऊपर रहे या L ऊपर रहे, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये सोचना होगा कि आपको क्या चाहिए, टाइम ऊपर चाहिए, +1 में आपको तो माइनस में चाहिए नहीं टाइम, तो मतलब कि जो T-2 का टर्म है वो नीचे आना चाहिए ताकि वो ऊपर जाके प्लस में हो जाए। इसीलिए आपको ये पता चल गया कि L/A तो होना है। डिवीजन क्यों होना है, क्योंकि लेंथ आपको चाहिए नहीं तो उसको आपको काटना पड़ेगा, और L ऊपर क्यों हुआ, क्योंकि आपको टाइम का जो ऊपर जो वैल्यू फाइनल चाहिए वो टाइम की पावर 1 चाहिए, और यहाँ पे टाइम की पावर अगर -2 आप ऊपर रख देते हो एक्सेलरेशन को, तो फाइनल कट के आपका -2 बच जाएगा, मतलब माइनस में कुछ, ठीक है। तो इसलिए आपको एक्सेलरेशन को नीचे रखना है ताकि टाइम ऊपर जाके प्लस में हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब आपको देखना है कि अभी भी अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो फाइनल बचेगा वो बचेगा 1t⁻², लेकिन आपको ये तो चाहिए नहीं, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे अंडर लगाना होगा पूरे में। तो आप इसलिए यहाँ पे क्या करोगे, पूरे में अंडर लगा दोगे। इससे क्या होगा कि आपका ये जो जब t-2 बाहर निकलेगा रूट से तो बचेगा 1t⁻1, और ये ऊपर जाके आपका t हो जाएगा। इस तरीके से हमने देख लिया कि अच्छा मेरा जो फॉर्मूला मुझे बनाना है वो ये कुछ फॉर्मूला बनेगा। इसमें आपको फिर वैल्यूज पुट कर देनी है। इन्होंने लेंथ का बोला था 2 मीटर, एक्सेलरेशन बोला था 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आपने यहाँ रखा 2/8, सॉल्व किया 1/4, बाहर निकलेगा रूट से तो 1/2 आपका आंसर हो गया। तो न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट में जो आपका टाइम का वैल्यू होगा वो ½ सेकंड होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते थे। मान लो आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है, आपको सीधे से चाहिए कि मुझे फॉर्मूला बता दो कि टाइम के लिए अगर लेंथ और एक्सेलरेशन के टर्म्स में क्या फॉर्मूला बनेगा। तो इसके लिए आपको करना होता है वो बेसिक चीज़ है जिसमें आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। इसमें कैसे करते हैं मैं सिखा देता हूँ आपको। जैसे आपको फाइनल डायमेंशन चाहिए था टाइम का, तो LHS आपका हो गया टाइम, ठीक है। दूसरा था कि आपको जो राइट हैंड साइड में थे उसमें 2 टर्म्स थे, एक था लेंथ, एक था एक्सेलरेशन। तो पहले तो इन दोनों का डायमेंशन खोल के रख लो, या फिर मैं एक बार लिख के दिखाता हूँ। तो ये था एक एक्सेलरेशन, तो इसकी पावर में आप डाल दो x, एक के पावर में डाल दो y, ठीक है। अब आपको x और y फाउंड करना है ताकि आप फॉर्मूला बनाओ। अब पहले तो आपको डायमेंशन खोल के लिखना है दोनों का। तो लेंथ ही है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो L की पावर x इंटू एक्सेलरेशन हो गया LT-2, ठीक है, की पावर y, ठीक है। अब जो भी ये पावर आया है इसको आपको क्या करना है, के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये तो हो जाएगा L की पावर x इंटू L की पावर y, ये y यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ यहाँ से, और फिर t जो टाइम है उसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा आपका t-2y, ठीक है। अब आपको लेंथ को लेंथ के साथ लिखना है, टाइम को टाइम के साथ लिखना है। यहाँ पे तो टाइम है नहीं, एक ही टाइम का टर्म है, तो आप सीधे सीधे लेंथ वाले को साथ ले आओ। तो लेंथ को जब साथ लाओगे तो Lx इंटू Ly जब सॉल्व करोगे तो आएगा Lx + y, ठीक है। सिमिलरली अगर टाइम के साथ कुछ होता तो t-2y प्लस जो भी उसके ऊपर पावर में होता तो उसको प्लस करते हैं। यहाँ पे है नहीं तो सीधे सीधे आप लिखोगे t-2y, ठीक है। अब आपको इसको अपने LHS से कंपेयर करना है। अब आपको दिख रहा है कि LHS में सिर्फ आपका टाइम है t⁻1, ना ही m है ना ही l है। तो इस साइड भी आपका m का टर्म तो है नहीं, तो m से कोई मतलब नहीं है। आपको दिख रहा है कि l यहाँ पे है इस साइड, और इधर भी l का जो पावर है वो 0 है। तो आप क्या करोगे, पहला इक्वेशन बनाओगे कि x + y = 0। यहाँ से आपका सॉल्व होकर आएगा कि x = -y, ठीक है। मतलब कि जो भी y है या फिर जो भी x है उसका ऑपोजिट होगा आपका y, ठीक है। दूसरा आप इक्वेशन बनाओगे टाइम का यूज़ करके, तो आपको दिख रहा है कि -2y जो है वो 1 के इक्वल होगा। तो आप यहाँ से बनाते हो -2y = 1, सॉल्व करते हो तो y आ जाता है आपका -1/2, ठीक है। तो आपको y मिल गया। एक बार आपको y मिल गया तो आपको इसको यहाँ पे पुट करोगे, आपको x जो है वो मिल जाएगा 1/2।
तो मतलब आपको पता चल गया कि एक्स और वाई क्या है। तो आप फाइनल जो आपने इनिशियल फॉर्मूला बनाया था वहाँ पे पुट करोगे, आपको मिल जाएगा कि एल के पावर में एक्स था तो एल की पावर हो गया 1/2 और वाई के पावर में -1/2 आ रहा है, मतलब वाई था तो -1/2 आया सॉल्व करके, तो एक्सेलेरेशन आ जाएगा -1/2। ठीक है, तो अगर आप इसको अरेंज करते हो फॉर्मूला के टर्म्स में तो ये 1/2 क्या बता रहा है कि रूट के अंदर में है और एल जो है ऊपर है और एक्सेलेरेशन नीचे है, तो ये आ जाएगा L/A रूट अंडर। तो यही हमने यहाँ पे बनाया था सोच के और ये मैंने इस तरीके से बना लिया। तो इस तरीके से आपको अप्रोच करना है क्वेश्चन और फिर वैल्यूज पुट कर देनी है। अब आते हैं हम लोग इस वाले क्वेश्चन में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये PYQ है एक, और ऐसे क्वेश्चन आपको PYQ में देखने को मिलते ही हैं जहाँ पे बोल देते हैं कि प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट, ग्रेविटेशन कांस्टेंट के टर्म्स में आप लेंथ की जो डायमेंशन है उसको रिप्रेजेंट करो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने का जो तरीका है मैंने अभी आपको समझाया कि आपको एक्स और वाई मान के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको, मिनिमम 3 से 4 मिनट बहुत फास्ट करोगे तो आपको जाना ही जाना है अगर आप इस तरीके से करते हो। इसीलिए वो नीट के लिए उतना अच्छा तरीका नहीं होता है, उससे बेटर तरीका क्या होता है कि आपको प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन पता है, स्पीड ऑफ लाइट का डायमेंशन पता है और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का भी डायमेंशन मैंने बोल दिया था आपको याद करने पिछले वीडियो में, तो उसको याद रखो m-1 L3 T-2। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट का जिसको याद नहीं रहता है तो वो ये चीज़ याद रखिए कि प्लैंक्स कांस्टेंट जो है एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशन के इक्वल होता है। तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है mvr होता है, तो मास का पता है, v का पता है, r का पता है, इस हिसाब से आप जल्दी से प्लैंक्स कांस्टेंट निकाल सकते हो। अब हो गया कि कैसे मुझे अप्रोच करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए मैंने ऑप्शंस को यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, ये सारे ऑप्शंस उस क्वेश्चन में थे जहाँ पे इन्होंने बोला था कि लेंथ के डायमेंशन को कौन सा रिप्रेजेंट करेगा ज़्यादा अच्छे से। तो मतलब जो LHS है जिसके इक्वल मुझे लाना है वो लेंथ है। ठीक है, अच्छा अब मेरे को देखना है कि यहाँ पे जो 3 क्वांटिटीज दी है उनके डायमेंशन आपको सबसे पहले लिख लेने। तो h का डायमेंशन मैंने बोला कि mvr के इक्वल होगा, तो m हो गया मास, तो m, वेलोसिटी हो गया L-T-1, तो L-T-1, और r से भी मल्टीप्लाई करोगे तो r रेडियस है तो वो भी एक l होगा, तो l स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, दूसरा हो गया, एक तो प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, दूसरा हो गया g का मैंने बोला है आपको याद रखने के लिए, तो m-1 L3 T-2 आपका हो गया g का डायमेंशन। ठीक है, तीसरा हो गया आपका c जो कि जिसका डायमेंशन हो गया L-T-1। ठीक है, अब आपको सोचना है मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरा जो फाइनल डायमेंशन है वो लेंथ हो जाए। तो आपको फोकस इसमें ये करना होता है कि मुझे क्या हटाना है, मतलब यहाँ पे आपको मास भी दिख रहा है लेकिन आपको मास नहीं चाहिए, तो मुझे मास हटाना है, पहला मेरे दिमाग में ये थॉट आएगा। दूसरी चीज़ मुझे याद नहीं चाहिए कि मुझे क्या बचाना है, तो ये चीज़ आपको सोचनी है। तो सबसे पहले आप ऐसा चीज़ देखो जिसमें मास नहीं है, तो आपको दिख रहा है कि इस वाले सी में तो मास है ही नहीं। ठीक है, तो अगर मुझे मास हटाना है तो मुझे इसका तो कोई रोल है ही नहीं उसमें, तो मुझे एच और जी के साथ कुछ करना होगा। तो एच और जी के साथ मैं क्या करूँ, देखो एक में जो है मास है वो -1 में है और दूसरे में जो मास है वो पॉजिटिव में है। मतलब मुझे अगर मास हटाना है तो मुझे इनको मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि पावर भी सेम है और एक m⁻1 है, एक m⁻−1, तब ये कट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो मतलब मेरे को ये समझ आ गया कि एच और जी को तो मल्टीप्लाई करना ही करना है, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं क्योंकि मुझे मास हटाना है। तो इस जैसे ही आप ये सोचते हो तो आपके 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ठीक है, आपके 2 ही ऑप्शन बचे, या तो बी होगा या तो ए होगा। अच्छा, तो आपको ये तो समझ में आ गया कि एच और जी को मल्टीप्लाई करना है। तो एच और जी को मल्टीप्लाई करके क्या बच रहा है आपका, तो आप देखोगे जब एच और जी को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका m तो खत्म हो जाएगा, टी के साथ कुछ बचेगा। अब टी से मुझे मतलब नहीं, मुझे अब देखना है, फोकस करना है एल पे, क्योंकि मुझे एल का ही फाइनल जो मेरे को आउटपुट चाहिए वो एल का चाहिए। तो मुझे दिख रहा है जब मैं एच और जी को मल्टीप्लाई कर लूँगा तो एल मेरा क्या हो जाएगा, L3 × L2, मतलब एल की पावर 5 बच जाएगा मेरा ऊपर। अब मुझे पता है कि अगर मुझे फाइनल आउटपुट मुझे एल निकालना है तो, और ये अंडर रूट के अंदर है, तो ये मेरा अंडर रूट के अंदर L5 आ रहा है। ठीक है, ये ध्यान देना है। तो अंडर रूट के अंदर L5 मतलब कि एल की पावर 5/2। नीचे एक में c 3/2 मतलब c की पावर 3/2 ऑप्शन है और एक में c की पावर 5/2। तो दोनों में L-T-1 आएगा ही, तो सिर्फ l के लिए पावर लिखो। तो अगर 3/2 लिखता हूँ तो l की पावर 3/2 हो जाएगा इस वाले केस में, और इस वाले केस में हो जाएगा आपका l की पावर 5/2 इस वाले केस में। ठीक है, अब मेरे को पता है, अब मेरे को डिवाइड करना है इनको, तो ये मैंने लिख लिया, तो ऊपर सॉल्व होकर ये आ रहा है आपका। तो अगर मैं l की पावर 5/2 को डिवाइड करता हूँ 3/2 से, तो सॉल्व होकर मेरा आएगा L2/2 मतलब कि l की पावर 1। तो मेरा L आ गया, फाइनल आंसर आ गया, मतलब कि जो आंसर आना था वो A से आना था। तो सही आंसर आपका A ऑप्शन। तो इस तरीके से आप जल्दी क्वेश्चन को कर पाओगे। वो फालतू में जो x-y वाला तरीका है वो बोर्ड के लिए ठीक है, नहीं हो पा रहा है, मतलब बहुत प्रेशर में आ गया, आप नहीं कर पा रहे हो, तो क्योंकि आसान क्वेश्चन होता है, हो जाता है, तो उसको करके लगा लेना, लेकिन एंड में इनिशियली टाइम मत देना क्योंकि 3-4 मिनट आपका खा जाएगा। अच्छा, तो मैंने समझा दी कैसे आपको इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए मास m सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग कांस्टेंट k इज गिवन बाय रिलेशन ऑफ टाइप, बोल दिया कि f = cm की पावर x k की पावर y। ठीक है, वेयर c इज ए डायमेंशनलेस कांस्टेंट, c का डायमेंशनलेस कांस्टेंट है तो उसका कोई मतलब नहीं है। और x और y इन्होंने पूछा है कि x और y बता दो मुझे। पहला तरीका वही है, x और y मानो, फिर एक का डायमेंशन लिखो मास का, फिर k का डायमेंशन लिखो, फोर्स कांस्टेंट है तो f = k, x से सॉल्व करके k निकालो, डायमेंशन लिखो, फिर इक्वेट करो। कोई अगर सेम डायमेंशन वाला है तो उसको साथ लिखो, l की पावर x + y हो जाएगा। वो जो भी आपने उसमें किया था सेम करके आप निकालो, जैसे यहाँ पे निकाला है। दूसरा तरीका है कि आपको सीधे फॉर्मूला पता हो। ये एकदम बहुत बेसिक क्वेश्चन है, टिपिकल क्वेश्चन है। इन्होंने क्या पूछा है, एक स्प्रिंग मास सिस्टम बोला है आपको, एक ये वाला स्प्रिंग मास सिस्टम है आपका, एक स्प्रिंग मास सिस्टम है। ठीक है, और इन्होंने बोला है कि इसका मुझे फ्रीक्वेंसी के लिए जो डायमेंशन होगा उसमें x और y जो आ रहा है वो बताओ मुझे क्या आ रहा है। तो आपको याद रखना है कि देखो
दो कंडीशन होते हैं आपके पास, एक होता है पेंडुलम वाला, ठीक है। इस केस में जो टाइम पीरियड आपका आता है वो आता है 2π√L/g। तो चाहे ये कभी पूछा हो, ना ही आपको इसके लिए डायमेंशन निकालना है, ना ही आपको इस वाले केस के लिए डायमेंशन निकालना है, इसका भी आपको याद रखना है टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π√m/k, ठीक है। अब पहले तो मैं सिखाता हूँ आपको फॉर्मूला कैसे याद रखना है। ये वाला तो फॉर्मूला आप याद रख लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको यहाँ पे एक और चीज़ याद रखनी है कि जो पेंडुलम में टाइम पीरियड है वो मास पे डिपेंडेंट नहीं करता है, क्योंकि आपके इस फॉर्मूला में कहीं मास आ ही नहीं रहा है। लेकिन जो स्प्रिंग कांस्टेंट वाला टाइम पीरियड है उसमें आपका मास आता है, इसलिए वो मास पे डिपेंड करता है। अब मास पे कैसे डिपेंड करता है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि किसी एक स्प्रिंग पे मैंने मास लगा रखा है और मैं उसको खींच के छोड़ देता हूँ, तो अगर वो मास भारी होगा तो क्या उसे आने में ज़्यादा टाइम लगेगा, धीरे धीरे आएगा फिर वापस जाएगा, तो क्या इस केस में टाइम पीरियड ज़्यादा होगा या कम होगा? तो आप बोलोगे क्योंकि मास बहुत भारी था तो उसको खींचने में टाइम लगेगा, टाइम पीरियड इसलिए इसका ज़्यादा होगा। मतलब कि जो टाइम पीरियड होगा स्प्रिंग मास सिस्टम में वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इसीलिए मास ऊपर आता है। तो जिसको भी ये डाउट रहता है कि इस वाले फॉर्मूला में मास ऊपर आएगा या के ऊपर आएगा, तो वो इस कंसेप्ट से इस डाउट को क्लियर कर सकता है अपना, ठीक है। सिमिलरली स्प्रिंग कांस्टेंट का भी, लेकिन इसको मैं वर्क पर एनर्जी में डिस्कस करूंगा जब ये आएगा। तो मैंने आपको सिखा दिया फॉर्मूला कैसे याद रखना है, ठीक है। और ध्यान ये देना है कि ये जो फॉर्मूला था वो टाइम पीरियड का था। उस क्वेश्चन में आपसे पूछा था फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी होता है 1 बाय टाइम पीरियड, मतलब आपको इसका रेसिप्रोकल करना होगा। तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो आएगा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2π√k/m, ठीक है। और ये तो कॉन्सेप्ट है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो आपका जो फाइनल आया डायमेंशन वो क्या आया, k की पावर 1/2 क्योंकि रूट में था, और m नीचे 1/2 में आएगा तो ऊपर जाएगा तो m - 1/2। ये आपका फाइनल आंसर आया। तो इसलिए आपको x मिल गया, y भी मिल गया, जाके आंसर दे दो, आपका हो गया सॉल्व, ठीक है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ डायमेंशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी, इसको करके देखते हैं, ये अच्छा है। इफ डायमेंशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी vc ऑफ ए लिक्विड, क्रिटिकल वेलोसिटी कुछ भी लिखा है, वेलोसिटी है, तो ये ध्यान रखना है कि vc आपका दिया हुआ एक, और उसको एक्सप्रेस किया है हमने इस टर्म में, जहाँ पे ये जो है वो एटा है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, ये आपका रो है, मतलब डेंसिटी है लिक्विड का, और ये आपका रेडियस है ट्यूब का, ठीक है। अच्छा, तो इन्होंने पूछा है कि मुझे x, y और z बता दो। इसको कैसे सॉल्व करें? देखो ऑप्शन होगा, आप ऑप्शन से इजीली सॉल्व कर पाओगे इस क्वेश्चन को। मैं आपको समझाता हूँ कैसे अप्रोच करना है इस क्वेश्चन। तो पहले तो मैं लिख लेता हूँ कि फॉर्मूला क्या दिया हुआ है। तो आपका इन्होंने जो फाइनल पूछा है वो पूछा है कि मुझे बताओ कि अगर मेरा फॉर्मूला है ईटा की पावर x, डेंसिटी की पावर y और रेडियस की पावर z, तो इसमें x, y, z क्या है। अगर जो मुझे फाइनल चाहिए उसका जो डायमेंशन है वो है LT-1, क्योंकि फाइनल जो मुझे चाहिए था वो चाहिए था क्रिटिकल वेलोसिटी चाहिए था, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या बोलता, सबसे पहले आपको ये जो भी यहाँ पे क्वांटिटीज़ दी होती है उनका डायमेंशन लिखना पड़ता है। ये तो आपको LHS मिल गया है, जिसके इक्वल आपको रखना है सबको। अब ईटा जो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, तो इसको मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि कैसे इसके डायमेंशन को निकालते हैं। तो मैंने बोलता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को निकालने का सबसे बेस्ट फॉर्मूला जो है वो है F = 6π∗RV, ठीक है। जहाँ पे ये जो V है टर्मिनल वेलोसिटी है, तो होगा तो वेलोसिटी, तो यहाँ से जब आप ईटा सॉल्व करोगे तो आपका आएगा कुछ 6π, तो कॉन्स्टेंट हट गया, फोर्स होता है mLT-2, यहाँ से L यहाँ पे आके नीचे आएगा और VT नीचे आएगा, तो LT-1 सॉल्व करोगे तो L से L कट गया, L-1 ऊपर गया, T से कट गया, तो T-1 ऊपर बचा, तो mL-1 T-1, ये आपका आया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो मुझे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मिल गया mL-1 T-1, ठीक है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे है वो है डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला इजी है, मास बाय वॉल्यूम, तो m/L3, तो ऊपर जाके mL-3, तो आपका डेंसिटी हो गया mL-3, ठीक है। और फिर जो रेडियस r जो है वो क्या होगा, आपका लेंथ होगा, तो सिंपल r जो हो गया आपका L हो गया। अब आपको देखना है कि मुझे फाइनल क्या चाहिए। मुझे फाइनल चाहिए LT⁻⁻1, तो मुझे सोचना है कि मुझे ऐसा क्या हटाना है। तो आपको यहाँ दिख रहा है इजीली कि यहाँ से मुझे मास नहीं चाहिए, मतलब फाइनल आउटपुट में मुझे मास नहीं चाहिए, मुझे इसको हटाना होगा। पिछले वाले में क्या था कि एक जो मास था उसका जो पावर था वो +1 था और दूसरे वाले मास का पावर -1 था, तो आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया था। यहाँ पे दोनों मास का पावर सेम है, मतलब कि आपको इनको डिवाइड करना होगा तभी m कटेगा। तो इतना समझ में आ गया कि अगर एक का पावर, ईटा का पावर अगर 1 है तो रो का पावर -1 होगा, या फिर ईटा की पावर -1 है तो रो का पावर 1 होगा। इतना समझ में आ गया आपको। स्क्वायर भी हो सकता है लेकिन ऑपोजिट होगा, इतना कंफर्म है। अब ये कंफर्म कैसे करें कि कौन ऊपर रहेगा, ईटा या रो? तो उसके लिए देखना होगा कि आपको ऊपर क्या चाहिए, टाइम चाहिए, मतलब t की पावर -1 ऊपर चाहिए। तो आपको यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पे t का टर्म सिर्फ आपकी ईटा में है, तो अगर आप दूसरा टर्म तो नया ला नहीं सकते हो यहाँ पे। हाँ, आप किसी टर्म को बढ़ा सकते हो लेकिन उसका नया टर्म नहीं ला सकते। तो अगर आपको t की पावर -1 चाहिए, वो भी ऊपर, तो ईटा को आपको ऊपर ही रखना होगा, राइट, ठीक है। तो कंफर्म हो गया कि ईटा तो आपका ऊपर है, ठीक है। और हम लोग ईटा में कोई स्क्वायर नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको दिख रहा है कि टाइम आपको -1 ही चाहिए, और टाइम अगर आप यहाँ स्क्वायर कर देते हो तो यहाँ पे t की पावर -2 हो जाएगी। तो आपको पता है कि ईटा जो है उसका पावर तो आपका 1 ही होने वाला है, ऊपर है, ठीक है, क्योंकि t की पावर -1 ऊपर रखना है आपको और कहीं पे है नहीं है। और दूसरा, नहीं आप स्क्वायर वायर नहीं करोगे क्योंकि t की पावर -1 फिर चेंज हो जाएगा। फिर हमने एक और चीज़ देखी थी कि अगर आपका ईटा 1 होगा तो रो जो होगा -1 होगा, कंफर्म है, क्योंकि आपको m काटना है, तो रो जो है -1 होगा।
इतना आप सोचो बिना सॉल्व किए निकाल पा रहे हो, ठीक है। उसके बाद फिर थोड़ा बहुत आएगा, उसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को ऑप्शन इतने में तो आपका एलिमिनेट हो जाएगा, आंसर तक पहुंच जाओगे आप, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना था। फिर आगे चलते हैं, ये सारे क्वेश्चन वैसे ही हैं, सिमिलर है, तो मैं इसको करके नहीं दिखाऊंगा, टाइम आपका वेस्ट होगा फालतू में। अब आते हैं हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पे और देखते हैं कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में क्या है। तो मेनली मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आपको दो चीज़ें देखनी होती है, एक होता है वर्नियर कैलिपर, दूसरा होता है स्क्रू गॉज। इस पर क्वेश्चन आते हैं, बच्चों को समझ नहीं आता है कैसे अप्रोच करना है, तो सर ने भी लिखवाया हुआ है इसको, लेकिन मैं इसको अपने नोट्स समझाना चाहूँगा, बाद में सर के क्वेश्चन कर लेंगे ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाऊंगा कि MSG VSG होता है क्या, ये कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। देखो वर्नियर कैलिपर में आपके दो स्केल्स होता है, एक होता है आपका मेन स्केल और एक होता है आपका वर्नियर स्केल, ठीक है। मेन स्केल में क्या होता है, डिविजन्स बड़े बड़े होते हैं। अगर आप स्टील का स्केल देखोगे अपना जो 30 सेंटीमीटर वाला होता है, उसमें एक साइड आपके सेंटीमीटर्स में मार्किंग होती है, दूसरी साइड इंच में होती है। तो जो इंच वाला साइड होता है वो बड़ा बड़ा मार्किंग होता है, तो मान लेते हैं कि वो मेन स्केल है आपका, और जो उसके ऑपोजिट में जो सेंटीमीटर वाला स्केल है वो वर्नियर स्केल है, क्योंकि वहाँ पर जो मार्किंग है वो छोटी छोटी है, वो सेंटीमीटर्स में है, ठीक है। तो सिमिलरली जो आपका मेन स्केल में मार्किंग होगा वो गैप में होगा, तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ऐसे करके आपकी मार्किंग चलती है। वर्नियर कैलिपर में क्या होगा कि मार्किंग पास होगी, तो ये 0 है, तो ये 1 है, ये 2 है, 3 4 5 6 ऐसे करके जा रहा है, ठीक। मान लेते हैं अब कि जो आपका 6th डिवीजन है वर्नियर स्केल का, वो आपके मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। ऐसा एक स्टेटमेंट आपको हमेशा क्वेश्चंस में देखने को मिलता है। जब भी आप वर्नियर कैलिपर का क्वेश्चन करते हो, आपको देखने को मिलता है ये वाला लाइन, जहाँ पे वो कहते हैं कि nth डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद n-1th डिवीजन ऑफ मेन स्केल, ठीक है। अब इससे आपको ऐसा कुछ स्टेटमेंट बना के लिखना होता है। इसमें मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये VSD क्या होता है और ये MSD क्या होता है, ठीक है। ये कुछ नहीं है, अगर आपको दिख रहा है कि इन्होंने बोला है कोइंसाइड करना कि मतलब वो पॉइंट ऑलमोस्ट इक्वली है, तो मतलब कि ये जो लेंथ होगा, ये लेंथ, ये दोनों इक्वल होगा जहाँ पे वो कोइंसाइड कर रहे होंगे। अगर मेरे को ये लेंथ लिखना है तो मैं इस लेंथ को कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, इस लेंथ को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ डिवीजन्स तो दोनों केस में अलग है। तो अगर मैं वर्नियर स्केल के लिए लिखता हूँ तो मैं लिखता हूँ कि ये जो नंबर ऑफ डिवीजन है, मान लेते हैं ये nth डिवीजन है, या फिर मैं इसके लिए अगर पर्टिकुलरली लिखूँ तो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 डिवीजन्स हैं। वही अगर मैं मेन स्केल के लिए देखूँगा तो 1 2 3 तीन ही डिवीजन है, मतलब यहाँ पे जो डिवीजन है यहाँ इस केस में मेन स्केल के लिए 3 है। दूसरा, ये जो यूनिट है ये वर्नियर स्केल के लिए अलग है क्योंकि ये पास पास है, और मेन स्केल के लिए अलग है क्योंकि ये दूर दूर है। तो इसको मैं बोल देता हूँ VSD। तो VSD क्या है, कुछ नहीं बल्कि जो सबसे छोटा यूनिट है। अगर मैं सेंटीमीटर वाले साइड में जाता हूँ स्केल के, जो 1 सेंटीमीटर वाला पार्ट है वो VSD है। सिमिलरली मैं अगर MSD के साइड आऊँगा तो वो जो 1 इंच वाला पार्ट है वो आपका MSD है। तो सिमिलरली मैं इसको लिखता हूँ कि 7 इंटू, अगर मैं ये 7 जो VSD है उसको मल्टीप्लाई करूँगा, मतलब 7 इंटू VSD अगर मैं करता हूँ तो ये सेम होगा 3 इंटू MSD के, है ना। ये आपका MSD है, तो 1 MSD 2 MSD 3 MSD। सिमिलरली यहाँ पे करोगे तो 7 VSD आएगा, 7 VSD इज इक्वल टू 3 MSD में लिख सकता हूँ। इसी चीज़ को जब वो स्टेटमेंट बोलते हैं n के टर्म्स में, तो वो उसी को वैसे रिप्रेजेंट करते हैं, n VSG इज इक्वल टू n-1 MSG, ठीक है। तो इसी को हम लोग एक बार लिख के देखते हैं इसका यूज़ क्या है। तो आप लिखते हो कि अगर मैं बोलता हूँ आपको कि nth डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद n-1th डिवीजन ऑफ मेन स्केल, तो आप इसको लिखते हो कि अच्छा n डिवीजन से किसके, वर्नियर स्केल के, तो n लिख दिया क्योंकि वर्नियर स्केल का था इसलिए आपने वहाँ पे VSD लिखा। अब VSD क्या है मैंने समझा दिया, जो भी वर्नियर स्केल है उसका सबसे छोटा यूनिट जो भी है वो इज इक्वल टू n-1th डिवीजन किसका, मेन स्केल का, n-1th डिवीजन इनटू मेन स्केल का डिवीजन, मतलब उसका जो भी छोटा यूनिट होगा वो, ठीक है। ये लिखते हो। इसका काम क्या है कि इससे आपको 1 VSD का वैल्यू निकालना होता है हमेशा। तो आप हमेशा इससे निकालोगे 1 VSG इज इक्वल टू, कैसे निकालोगे, यूनिटरी मेथड, ये आपका n जाएगा डिवाइड में, तो n-1 बाय n MSD, ठीक है। तो आपने 1 VSG निकालना सीख लिया। इसका यूज़ करते हैं हम लोग जब लीस्ट काउंट वो पूछते हैं। मोस्टली वर्नियर स्केल में आपसे लीस्ट काउंट पूछा जाता है, रीडिंग भी पूछ सकते हैं, अभी तक पूछा नहीं है, स्क्रू गॉज के लिए पूछा है, तो आप ये इसलिए रीडिंग देखना जब मैं बताऊंगा आपको। तो ये तो हो गया, हमने पहली चीज़ सीखी कि आपको कैसे 1 VSG लिखना होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये समझ में आ गया आपको। दूसरा आपको याद रखना है कि लीस्ट काउंट का क्या फॉर्मूला। अब आपको मैंने बताया था कि कौन से स्केल का डिवीजन बड़ा होता है, मेन स्केल का या वर्नियर स्केल का। तो आपने बोला देखा था कि मेन स्केल का डिवीजन बड़ा होता है, मतलब कि अगर मेरे को माइनस भी करना होगा तो मैं MSG से VSG को माइनस करूंगा, ना कि VSG से MSG को। जैसे कि इंच से सेंटीमीटर को माइनस करूंगा, ना कि सेंटीमीटर से इंच को, ठीक है। अच्छा, तो लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, वो होगा 1 MSG माइनस 1 VSG। जो दूसरा फॉर्मूला मुझे याद रखना है वो है लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSG। अब आप MSG और VSG को तो माइनस कर नहीं पाओगे क्योंकि दोनों अलग अलग यूनिट है, इसीलिए आपको यहाँ पे 1 VSG निकालना होता है MSG के टर्म में और उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करना होता है। जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको दिखेगा, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया कैसे, ये याद नहीं रखना है आपको, ये निकालना आना चाहिए। ऐसे वो जो भी उन्होंने बोला होगा उसके हिसाब से आप ये इक्वेशन बनाना सीखोगे। मैंने समझा दिया कैसे, अगर उन्होंने नंबर्स के टर्म्स में दिया तो कुछ ऐसा बनेगा कि अगर वो बोलते हैं कि 7th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल
कोइंसाइड्स विथ 3 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल, तो आप ये बनाओगे। अगर वो बोलते हैं nth डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विथ n-1th डिवीजन ऑफ मेन स्केल, तो आप ये बनाओगे। तो आप कैसे ही बना सकते हो, मैंने समझा दिया। उससे फिर आपको क्या बनाना है, फिर आपको 1 VSG की वैल्यू निकालनी होगी और उसको आप यहाँ पुट करोगे अगर आपको लीस्ट काउंट निकालना है तो ये मैंने समझा दिया लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर आप नॉर्मली उसको पुट करते हो तो आपको ये सॉल्व किया था, तो ये आपको याद नहीं रखना है। फिर आते हैं तीसरी चीज़ जो कि रीडिंग। अब रीडिंग कैसे लिखते हैं वर्नियर स्केल के लिए, तो रीडिंग लिखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि रीडिंग 2 चीज़ से मिलकर बनती है, एक है मेन स्केल रीडिंग और दूसरी है वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग जो है वो कुछ और नहीं है, मेन स्केल रीडिंग जो है वो है रीडिंग ऑफ मेन स्केल जस्ट बिफोर द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल। अगर आप सर के नोट्स में जाते हो तो सर ने यहाँ पे एक डायग्राम बनवाया था, जैसे ये है। इस केस में आपको दिख रहा है कि जो मेन स्केल की रीडिंग है जस्ट बिफोर द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, उसको बोलते हैं हम लोग मेन स्केल रीडिंग। तो इस केस में जो मेन स्केल रीडिंग है वो 3 मिलीमीटर हो जाएगी, वही यहाँ पे सर ने लिखवाया। वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होता है, वर्नियर स्केल रीडिंग जो मैंने आपको यहाँ पे नोट्स में दिखाया था, ये जो फॉर्मूला है, दूसरा था वर्नियर स्केल रीडिंग। तो वर्नियर स्केल रीडिंग कुछ नहीं होता है, लीस्ट काउंट। पहले तो आप लीस्ट काउंट सॉल्व करके निकालोगे यहाँ से, अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो आप सॉल्व कर लोगे। लीस्ट काउंट इनटू द कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। उन्होंने क्वेश्चन में बोला होगा कि nth डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड कर रहा है उसके साथ, तो जो भी nth डिवीजन है उसको मल्टीप्लाई करना होगा आपको लीस्ट काउंट के साथ, और वही आपका वर्नियर स्केल रीडिंग बन के आएगा। ये हो गया आपका रीडिंग। अब रीडिंग निकालने के बाद भी एक इंपॉर्टेंट चीज़, उन्होंने कभी कभी जीरो एरर दिया होता है, तो वो या तो डायरेक्टली बोल देंगे कि जीरो एरर इतना है, या फिर आपको निकालना पड़ सकता है। वो बोल देंगे सीधे जीरो एरर है, लेकिन बताएंगे नहीं कितना है। तो अगर ऐसा कुछ आ रहा है कि जीरो एरर निकालना पड़ जाए आपको, तो आपको याद रखना है कि जीरो एरर निकालने के लिए आपको जो फॉर्मूला यूज़ करना है वो n इंटू लीस्ट काउंट यूज़ करना है, जहाँ पे n है वो कुछ नहीं है, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल है या फिर सर्कुलर स्केल है अगर आप स्क्रू गॉज की बात करो, और LC तो लीस्ट काउंट है जो कि या तो बताया होगा या तो आपको निकालना होगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। अच्छा, तो जीरो एरर निकालने के बाद आपको उसमें या तो प्लस करना होता है अपने मेन करेक्ट रीडिंग निकालने के लिए, या फिर माइनस करना होता है। अब आपको फॉर्मूला याद रखना है कि हमेशा करेक्ट रीडिंग निकालने के लिए टोटल रीडिंग जो आप यहाँ से निकालोगे उसमें आपको जीरो एरर को माइनस करना है। फर्क इतना है कि जीरो एरर 2 टाइप का होता है, एक पॉजिटिव जीरो एरर और एक नेगेटिव जीरो एरर। अब पता कैसे करना है कि ये पॉजिटिव जीरो एरर है या नेगेटिव जीरो एरर है, तो उसके लिए यहाँ पे एक लाइन मैंने लिखी है कि पॉजिटिव जीरो एरर जो होता है वो तब बोलते हैं जब जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज ऑन राइट ऑफ द जीरो ऑफ मेन स्केल। जो भी वर्नियर स्केल का जीरो है अगर वो मेन स्केल के जीरो के राइट साइड में है, तो आपका जो एरर है, जीरो एरर है, वो पॉजिटिव जीरो एरर है और उसको आप डायरेक्टली माइनस कर दोगे। लेकिन अगर इसका उल्टा हुआ, मतलब जीरो वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो लेफ्ट साइड है मेन स्केल के जीरो के, तो आपका जो जीरो एरर है वो नेगेटिव होगा, तो वो जो भी है वो माइनस ऑफ माइनस करके आओगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा वो जीरो एरर। तो ऐसा क्वेश्चन 2018 में आया है, उसको हम लोग सॉल्व भी करेंगे। तो ये मैंने समझा दिया कि कैसे कब आपको जीरो एरर को प्लस करना होता है, कब आपको माइनस करना होता है। वर्नियर कैलिपर के लिए जीरो एरर का क्वेश्चन नहीं आया है, तो चांसेस है कि आ जाए, क्योंकि स्क्रू गॉज के लिए तो पूछ लिया उन्होंने। तो ये फॉर्मूला एकदम ध्यान से रखना। तो ये 4 फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको कैसे याद रखना है। कि पहली चीज़ ये इक्वेशन कैसे लिखना है, इससे आपका काम क्या है कि आपको 1 VSG की वैल्यू निकालनी है, ताकि आप लीस्ट काउंट में जब आप माइनस करोगे तो 1 MSG तो आपके पास है, लेकिन VSG को आप MSG के टर्म में डाल पाओ और फिर सॉल्व करके आगे जो भी है वो निकाल पाओ, मतलब लीस्ट काउंट निकाल पाओ। लीस्ट काउंट निकाल लोगे तो रीडिंग लिख लोगे आप इजीली, क्योंकि मेन स्केल रीडिंग जो है वो क्या होता है मैंने बता दिया, वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होता है बता दिया। फिर जब रीडिंग लिख लो तो करेक्ट रीडिंग निकालने के लिए, अगर जीरो एरर है तो आपको करेक्ट रीडिंग निकालना होगा, तो उसके लिए मैंने बता दिया कि कैसे आपको आगे अप्रोच करना है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस जो कि वर्नियर स्केल पे पूछा गया है। पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि जो वर्नियर कैलिपर में जो लोग मेजरमेंट करते हैं वो मिलीमीटर्स में करते हैं। अगर कुछ नहीं बताया तो आपको याद रखना है कि मिलीमीटर में मेजरमेंट हो रहा है। अब पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि इन वर्नियर कैलिपर 8 MSD इज कोइंसाइडिंग विथ 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स, देन फाइंड लीस्ट काउंट। ठीक है, अब आपका यहाँ क्वेश्चन उल्टा हो गया। अभी तक आप ये पढ़ते थे कि इन वर्नियर कैलिपर इतना डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज कोइंसाइडिंग विथ मेन स्केल डिवीजन। अगर आप रट के आते तो आप खत्म थे यहाँ पे, लेकिन आपको कंसेप्ट पता है, आपको लिखना आता है चीज़ों को। इन्होंने बोला है कि इन वर्नियर कैलिपर 8 MSD इज कोइंसाइडिंग विथ 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल। ठीक है, इसको कैसे लिखोगे, कुछ नहीं, कहीं लिख लो, आपको तो पता है निकालना क्या है, आपको 1 VSG निकालना है फाइनली। तो मैं लिखूंगा कि 8 MSD है, तो 8 MSD इज इक्वल टू कितना वर्नियर स्केल से बोला है 10 VSG, मतलब कि 8 MSD इज इक्वल टू 10 VSG। ठीक है, अगर कोई रट के आता तो खत्म था यहाँ पे इसी लाइन पे, लेकिन आपको पता है कि लिखना कैसे होता है, ऐसे लिख लिया आपने। आपको ये भी पता है आप ये लाइन लिखते क्यों, क्योंकि आपको पता है आपको निकालना है 1 VSG की वैल्यू, तो आप यहाँ से 1 VSG की वैल्यू निकाल लो, चाहे आप इधर लिखते VSG या फिर उधर लिखते, एक ही बात था। तो आपको यहाँ से 1 VSG निकालनी है, तो आप यहाँ से क्या करोगे, कुछ नहीं, 1 VSG यहीं रहने दोगे, 10 यहाँ से आके डिवाइड में आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 8/10। तो आपने 1 VSG की वैल्यू निकाल ली MSG के टर्म्स में। आपको निकालना क्या था, लीस्ट काउंट। आपको पता है लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSG। VSG आपने निकाल लिया MSG के टर्म में, तो आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, बस यहाँ पे रखो लाके 1 MSD माइनस 8/10 MSG। सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 8/10 MSG तो आपने कॉमन ले लिया। ठीक है, सॉल्व करोगे 10 माइनस 8 2/10 मतलब 1/5, तो 1/5 MSD आपका आंसर आ रहा है। अब MSD जो है वो मैंने बोला था कि मिलीमीटर्स में होती है, ये देखो इन्होंने सब्स्टिट्यूट किया है 1 मिलीमीटर, तो MSD जो है जनरली 1 मिलीमीटर होता है। अगर नहीं बताया तो आप इसको याद रखो, इसलिए मैंने आपको बोलता है इसको याद रखनी। तो आप जब यहाँ रखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/5 मिलीमीटर, मतलब कि 0.2 मिलीमीटर ना, ये गलत सॉल्व। ठीक है, समझ आ गया कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। चलो
दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इफ एक्स वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू वाई मेन स्केल डिवीजन। फिर आप इक्वेशन बनाओगे, क्या लिखोगे कि एक्स VSD इज इक्वल टू वाई MSD वेयर 1 MSD इज 1 सेंटीमीटर। अब इस केस में इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि जो एक MSD की वैल्यू है वो इस बार 1 मिलीमीटर ना होकर 1 सेंटीमीटर है। देन फाइंड लीस्ट काउंट, LC मतलब लीस्ट काउंट निकालना है आपको। तो लीस्ट काउंट निकालने का आपको पता है कि क्या चाहिए, आपको 1 VSD की वैल्यू चाहिए MSD के टर्म में। तो आपको यहाँ लिखा है कि x VSD y MSD के इक्वल है, तो आप निकाल दो कि एक क्या है, तो 1 VSD इज इक्वल टू y बाय x MSD, ये आपने निकाल लिया। अब आप सब्स्टिट्यूट करो, तो आपको पता है कि जो लीस्ट काउंट है वो क्या होता है, 1 MSD माइनस 1 VSD होता है। अब 1 MSD तो वही रहेगा, VSD की वैल्यू आपने निकाल ली थी, इसको आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो y बाय x MSD कॉमन आएगा, 1 माइनस y बाय x बचेगा। तो ये आपका सॉल्व होकर आ जाएगा, आगे सॉल्व हुआ है ये देखो, ये आ जाएगा सॉल्व होकर 1 माइनस y बाय x MSD की वैल्यू बोली थी उन्होंने 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पुट करोगे तो आपका आ जाएगा आंसर। एलसीएम ले लोगे तो x माइनस y बाय x सेंटीमीटर, या आ गया आपका लीस्ट काउंट। आ गया समझ में? इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। कुछ था इसमें? कुछ नहीं था, आपको बस लिखना आना चाहिए था पहला टर्म, और उससे आपको पता होना चाहिए कि आपको निकालना है क्या है। आपको निकालना है 1 VSD इन द टर्म्स ऑफ MSD, ताकि आप उसको सब्स्टिट्यूट करवाओ लीस्ट काउंट निकालते समय। अब आते हैं एक और क्वेश्चन पे, जो कि शायद आपका PYQ है। द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर हैज एन डिविजन्स इन सेंटीमीटर, मतलब डिवीजन जो है सेंटीमीटर्स में, ठीक है। एन डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद n-1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। वही टिपिकल क्वेश्चन है ये, तो आप लिख लोगे इसमें क्या है, n VSD coincides with n-1 MSD द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। सिंपल क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। तो आप क्या करोगे, एक VSD की वैल्यू निकाल लोगे, तो 1 VSD विल बी इक्वल टू n-1 बाय n MSD, ठीक है। अच्छा, लीस्ट काउंट निकालना था, तो लीस्ट काउंट क्या होता है, 1 MSD माइनस 1 VSD होता है, ठीक है। वैल्यूज पुट करोगे, सॉल्व होकर आपका ये आएगा। एक MSD की वैल्यू आप यहाँ सेंटीमीटर में पुट करोगे, तो यहाँ तक आप जो सॉल्व कर लोगे तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है कि द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर हैज़ n डिविजन्स पर सेंटीमीटर। इन्होंने बोला है कि जो मेन स्केल है, ठीक है, इन्होंने अब सीधे सीधे ये नहीं बताया कि मेन स्केल का जो वैल्यू है वो क्या है। MSD की जो वैल्यू है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में नहीं बताया था तो हमने 1 मिलीमीटर मान लिया। दूसरे वाले क्वेश्चन में बता दिया था कि 1 सेंटीमीटर है, तो हमने MSD की वैल्यू 1 सेंटीमीटर रख ली। तीसरे क्वेश्चन में जो ये क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने ये डायरेक्टली नहीं बताया कि MSD की वैल्यू क्या है। इन्होंने बोला है कि मेन स्केल में आपके n डिविजन्स हैं, ठीक है, n डिविजन्स हैं, और उस n डिवीजन का जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है। मतलब इन्होंने बोला है कि पर सेंटीमीटर n डिविजन्स अवेलेबल है। इससे आप चाहो तो आप निकाल सकते हो कि एक डिवीजन का जो वैल्यू है वो सेंटीमीटर में कितना है। तो n डिवीजन की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, तो 1 डिवीजन की वैल्यू जो होगी वो होगी 1 बाय n सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपने एक MSD की वैल्यू निकाल ली 1 बाय n सेंटीमीटर। इसी को आप यहाँ पे पुट करोगे इस वाले जगह पे, तो आपका फाइनल आंसर आता है लीस्ट काउंट इज इक्वल टू, यहाँ पे पुट जब करते हो तो 1 बाय n पहले से था, MSD की वैल्यू आ गई 1 बाय n सेंटीमीटर, तो सॉल्व होकर आ गया आपका 1 बाय n स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरीके से आपको अप्रोच करना था, कोई इसमें हार्ड चीज़ नहीं थी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आगे चलते हैं, रीडिंग मैंने लेनी सिखा दी आपको, जीरो एरर मैंने बता दिया। अब आते हैं स्क्रू गॉज पे। तो स्क्रू का गॉज के लिए भी हम लोग मेरे नोट पे चलते हैं, क्योंकि मैंने वहाँ एक जगह लिखा हुआ है। अब लीस्ट काउंट आपसे कभी भी अगर पूछते हैं स्फेरोमीटर या फिर स्क्रू गॉज के लिए, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है। लीस्ट काउंट इस वाले केस में होता है पिच बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, ठीक है। तो नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन तो आपको डायरेक्टली बता दिया होता है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिक्कत आएगी आपको पिच में। अब एक चीज़ मैं बताता हूँ कि या तो आपको डायरेक्टली बोल सकते हैं कि पिच इतना है, या तो बोल सकते हैं कि MSD इतना है। दोनों आपको समझ जाना है कि उन्होंने पिच दिया हुआ है। पिच इनडायरेक्टली और कैसे बताते हैं, वो बोलते हैं कि पिच होता क्या है, पहले ये समझो। देखो, पिच का मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है कि पिच और कुछ नहीं है बल्कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय रॉड ड्यू टू 1 कंप्लीट रोटेशन। मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो ये पेन है, मैं अगर इसका ये खोलने लग जाऊँ तो ये ऊपर जाने लग जाएगा। तो बोल रहे हैं कि एक रोटेशन घुमाने में ये रॉड कितना ऊपर जा रहा है, एक रोटेशन में जो भी ऊपर गया वो एक रोटेशन में जो वैल्यू आई है वो आपकी पिच है, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि 10 रोटेशन मैंने घुमाया तो 1 मीटर ऊपर गया, तो आपको उसको पिच नहीं लेना है, आपको निकालना है कि अच्छा 10 रोटेशन में अगर 1 मीटर जा रहा है तो एक रोटेशन में कितना जाएगा, तो 1/10, तो वो आपका पिच होगा। तो ये आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन में हमेशा मोस्टली ऐसे देते हैं, वो कुछ नंबर ऑफ रोटेशंस का बता देंगे और फिर आपको एक का निकाल के तब आपको उसको पिच में पुट करना होगा। तो ये समझ जाना, ये मैंने बता दिया कि डिस्टेंस ट्रेवल होता है ये चीज़। तो आपको जब भी पिच निकालना है तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय नंबर ऑफ रोटेशन कर देना है। दूसरी चीज़, अगर आपको ये बोलते हैं कि लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल इतना है, तो वो भी उन्होंने आपको पिच ही बताया है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी। अगर आपको बोलते हैं कि लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल इज इतना, तो उन्होंने आपको पिच बताया है, ठीक है। अभी क्यों है ये मैं आपको समझा सकता था, लेकिन शुरू में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो ये समझ जाओ कि अगर लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल दिया तो आपको पिच बता दिया, ठीक है। तो ये मैंने समझा दिया कि कैसे आपको पुट करनी है वैल्यू, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन दिया होता है, ठीक है। दूसरी चीज़, रीडिंग ऑफ स्क्रू गॉज भी सेम उसी तरह लेना है जैसे आपने उसका रीडिंग लिया था। पहले आपकी मेन स्केल रीडिंग आएगी, जिसमें क्या होती है वो सेम होती है, रीडिंग ऑफ मेन स्केल जस्ट बिफोर द सर्कुलर स्केल। और ये जो है ये भी वर्नियर स्केल जैसे वहाँ पे लिया था वैसे ही, मतलब लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग रिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विद बेसलाइन, ये चीज़ें। फिर जीरो एरर, इसमें तो क्वेश्चन आया ही था 2018 में, तो वो मैंने बता दी कि कब उसको ऐड करना होता है, कब उसको सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो आप क्वेश्चन देख लो, ए स्क्रू गॉज हैज़ लीस्ट काउंट इतना।
लीस्ट काउंट आपको बता दिया है 0.01 मिलीमीटर, ठीक है। एंड देयर आर 50 डिविजन्स इन इट सर्कुलर स्केल, तो सर्कुलर स्केल में नंबर ऑफ डिवीजन बता दिए, तो सर्कुलर स्केल डिवीजन आपका मिल गया कितना 50 डिवीजन, ये हो गया। द पिच ऑफ द स्क्रू गॉज, पिच पूछ दिया है, ठीक है। अब लीस्ट काउंट दे दिया है और आपसे पिच पूछ दिया है, तो आपको पता है लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। आपको लीस्ट काउंट दे दिया है 0.01 मिलीमीटर, यहाँ पे रखो, ठीक है। सर्कुलर स्केल डिवीजन 50 है, यहाँ रखो, मल्टीप्लाई कर दो पिच, ठीक है। अब देख लेना यूनिट यहाँ पे मिलीमीटर्स में आएगा, कहीं ऑप्शन सेंटीमीटर में तो गलती मत कर देना, ये सारी बेसिक चीज़ें जो है ना एग्जाम में आपकी गलत हो जाती है। अब आते हैं हम लोग इस वाले क्वेश्चन में, जो कि 2018 का क्वेश्चन है और यहाँ पे जीरो एरर का कंसेप्ट भी यूज हुआ है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि स्टूडेंट मेजर्ड द डायमीटर ऑफ ए स्मॉल स्टील बॉल यूजिंग ए स्क्रू गॉज ऑफ लीस्ट काउंट इतना, तो लीस्ट काउंट आपको बता दिया है 0.01 सेंटीमीटर। द मेन स्केल रीडिंग इज 5 मिलीमीटर, तो मेन स्केल रीडिंग बताई है इन्होंने, ये मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू नहीं बताया, तो याद रखना है MSR दिया है। MSR हम लोग कहाँ यूज़ करते थे, MSR हम लोग यूज़ करते थे टोटल रीडिंग निकालने में, याद आ रहा है आपको, ठीक है। एंड जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विद 25 डिविजन्स अबव द रीडिंग, ठीक है। कहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है ये बता दिया कि 25 डिविजन्स अबव द रीडिंग कोइंसाइड कर रहा है। इफ स्क्रू गॉज हैज अ जीरो एरर ऑफ इतना माइनस ऑफ 0.004 सेंटीमीटर, चलो यहाँ पे तो बता दिया माइनस, नहीं बताता तब भी हम लोग निकाल लेते हो, मैं बताऊंगा आपको कैसे। द करेक्ट डायमीटर ऑफ द बॉल इज, अब इस वाले क्वेश्चन में आपको MSR दिया हुआ था, MSR का यूज़ क्या था, आपको टोटल रीडिंग निकालने के लिए, टोटल रीडिंग निकालने में यूज़ होता है। तो आपको पता है टोटल रीडिंग निकालने के लिए आप क्या लिखोगे, MSR प्लस जो भी सर्कुलर स्केल डिवीजन जो कोइंसाइड कर रहा था, यहाँ पे 25 दिया हुआ है तो 25 इंटू लीस्ट काउंट। अब ध्यान देना मेन स्केल रीडिंग जो है वो यहाँ पे दी हुई थी 5 मिलीमीटर, तो यहाँ पे क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर में है तो आपको, और फाइनल आंसर भी सेंटीमीटर में होगा, इसलिए आपने उसको कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर में, तो ये हो गया 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर सेंटर स्केल रीडिंग जहाँ पे वो कोइंसाइड करता वो था आपका 25, तो 25 लिखा आपने, फिर मल्टीप्लाई किया लीस्ट काउंट के साथ जो कि 0.001 सेंटीमीटर दिया हुआ था। आप यहाँ मल्टीप्लाई करके तो सॉल्व करके आएगा आपका 0.025, ये आई आपकी असली रीडिंग, टोटल रीडिंग आपकी आ गई। लेकिन ये सही आंसर नहीं, क्योंकि अब आपको जीरो एरर को या तो माइनस करना होगा या तो प्लस करना होगा, डिपेंडिंग ऑन कि वो नेगेटिव जीरो एरर है या फिर पॉजिटिव जीरो एरर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब इन्होंने चलो बता दिया है नेगेटिव, तो आप इसको पता है कि फाइनल आंसर जो होता है वो होता है टोटल रीडिंग माइनस ऑफ जीरो एरर, और यहाँ पे जीरो एरर नेगेटिव में है तो ये आपका फाइनली क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो नेगेटिव नहीं दिया होता तो कैसे पता करते हैं, तो इसमें आपको दिख रहा है कि यहाँ पे इन्होंने एक लाइन बोली है कि जो कोइंसाइड वो कर रहा था वो अबव द रीडिंग, जो रेफरेंस लेवल है उसके ऊपर कोइंसाइड कर रहा था। अब सर ने तो शायद ये लिखवाया है नहीं लिखवाया, मैंने ध्यान नहीं देगा, लेकिन मैंने अपने नोट्स में ये चीज़ लिखी हुई है कि जब भी जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल जो है वो बेस लाइन के बिलो कोइंसाइड करता है तो जो एरर होगा वो पॉजिटिव जीरो एरर होगा। अगर जो जीरो है कोइंसाइड जहाँ पे कर रहा है वो बेस लाइन के नीचे, लेकिन अगर बेस लाइन के ऊपर कोइंसाइड कर रहा है तो जो जीरो एरर होगा वो नेगेटिव होगा। और वहाँ पर भी आपने देखा कि अबव कोइंसाइड कर रहा था, इसलिए जो जीरो एरर था वो आपका नेगेटिव था, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। तो अगर आपको मान लो फ्यूचर में क्वेश्चन आता है उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया होता है कि नेगेटिव जीरो एरर है या पॉजिटिव है, तो ये आप पता कर सकते हो। इसलिए यहाँ पे जब नेगेटिव था तो फॉर्मूला में पहले से एक नेगेटिव होता है, तो माइनस एक और आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो गए फाइनल आंसर आपका ये आ जाता है। ये 2018 का क्वेश्चन था। तो ऐसा ही क्वेश्चन वर्नियर स्केल में नहीं आया है तो वहाँ भी आ सकता है, तो इसलिए इसको ध्यान से रखो। होप मैंने समझा दिया आपको कि कैसे ये मेजरमेंट वाले क्वेश्चन जो वर्नियर कैलिपर के आते हैं और स्क्रू गॉज के आते हैं कैसे उसको अप्रोच करना है, ठीक है। आगे चलते हैं, एरर को देखते हैं। अब एरर से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। पहले तो ये चीज़ जो है ना जो पहले आपको इंपॉर्टेंट नहीं लगती थी उसको याद कर लो, मतलब किसके लिए क्या क्या चीज़ें स्पेसिफिक पॉइंट थी, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं, अभी लास्ट ईयर में क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ पैरेलैक्स मेथड क्या होता है देख लो, ठीक है, एक बार क्या पता क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। अच्छा एनसीईआरटी से देख लेना एक बार पैरेलैक्स मेथड को पढ़, ठीक है, समझ आ जाएगा कि क्यों यूज़ करते हैं। अब देखो सिस्टमिक एरर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है वो आप ध्यान रखना। इंस्ट्रूमेंटल एरर जो है वो सिस्टमिक एरर का पार्ट है, जीरो एरर जो है वो सिस्टमिक एरर का पार्ट है, रॉन्ग एक्सपेरिमेंट्स टेक्निक से अगर कुछ होता है तो वो भी सिस्टमिक एरर का पार्ट है, और पर्सनल एरर्स भी सिस्टमिक एरर का पार्ट है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि पर्सनल एरर इज ए टाइप ऑफ सिस्टमिक एरर, रैंडम एरर ऑप्शन में हो सकता है, ये ध्यान देना। रैंडम एरर में क्या क्या आता है, तो रैंडम एरर क्यों होता है, तो ड्यू टू रैंडम चेंज इन प्रेशर टेम्परेचर, इस पर क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ की जो सिस्टमिक एरर है, आपने मोस्टली सुना होगा कहते हुए कि एरर को हम लोग कम कर सकते हैं अगर हम लोग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बढ़ाते हैं, लेकिन वो किसको कम करते हैं, अगर उससे आप सिर्फ रैंडम एरर्स को कम कर सकते हो, सिस्टमिक एरर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे डिपेंड नहीं करता है, वही चीज़ उसी का ग्राफ सर ने यहाँ पे बनवाया हुआ है। तो ये चीज़ एकदम ध्यान देना। इस पर सर ने यहाँ नीचे क्वेश्चन भी कराया है कि रैंडम एरर इज ऑफ द 10 ऑब्जर्वेशन इज X%, देन रैंडम एरर इन 50 ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा, तो आपने ऑब्जर्वेशन बढ़ा दी और रैंडम एरर है तो वो कम हो जाएगा, तो X/5 हो गया, क्योंकि 10 ऑब्जर्वेशन का X% दिया था, तो 50 ऑब्जर्वेशन का क्या हो जाएगा, X/5 हो जाएगा, यूनिटरी मेथड लगाओगे। लेकिन सिस्टमिक एरर के केस में ऐसा नहीं है, अगर आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ा भी देते हो तब भी अगर 50 के लिए X% था तो 100 के लिए भी X% ही एरर रहेगा, तो यही चीज़ आपको ध्यान देनी है। अब आते हैं हम लोग एरर एनालिसिस को देखते हैं, इसको भी मैं अपने कॉपी से बताता हूँ कैसे इसको अप्रोच करना है। बाकी सर ने यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन जिसको मेरे को आपको समझाना भी है। तो आपको पहले 3 चीज़ याद रखना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि देखो सबसे पहली तो एक चीज़ होती है जो कि है एब्सोल्यूट एरर,
तो मैं किसी भी, देखो मैं समझाता हूँ आपको पहले, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी पी है मान लो, तो उसको आप लिखते हो ए प्लस डेल्टा ए, ये P1 है। मान लीजिए दूसरी फिजिकल क्वांटिटी P2 है, उसको आप लिख दोगे B प्लस डेल्टा बी। यहाँ पे जो ये ए है वो आपकी ट्रू वैल्यू है, ये जो डेल्टा ए है वो आपका एब्सोल्यूट एरर है। आगे समझ में ये चीज़, ए क्या है आपकी ट्रू वैल्यू है, डेल्टा ए आपका एब्सोल्यूट एरर है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर क्या है वो मैंने आपको समझा दिया। अब एब्सोल्यूट एरर निकलता क्या है ये आपको समझना है, और ट्रू वैल्यू क्या चीज़ होती है। अब मान लो आपको अगर क्वेश्चन में पहले से दे दिया कि ट्रू वैल्यू उसका ये है, तो वो तो आप डायरेक्टली रख सकते। मान लेते हैं कि आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसमें आपके 3 ऑब्जर्वेशन आए। पहला ऑब्जर्वेशन था आपका 1, दूसरा था 2, तीसरा था 3, कुछ भी हो सकता है, 4, 5, 6 हो सकता है, 4, 7, 8 हो सकता है, ठीक है। तो मैंने 1, 2, 3 आपका ऑब्जर्वेशन ले ली। ये क्या है, ये आपके ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। ये ट्रू वैल्यूज़ नहीं है। ट्रू वैल्यूज़ कैसे पता करोगे, इनका सम करके एवरेज निकालोगे तो वो आपकी ट्रू वैल्यू आएगी। तो मैंने अभी ट्रू वैल्यू निकालना था, ट्रू वैल्यू मैंने कैसे निकाली, मैंने इनका सम किया तो 1 + 2 + 3 हो गया 5 + 1 6, 6/, क्योंकि 3 ऑब्जर्वेशन एवरेज कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करते हैं, तो 3 थे तो 6/3 करेंगे, सॉल्व क्या गया 2। तो ट्रू वैल्यू जो आपकी आई वो क्या आई, 2 आई। अब इस ट्रू वैल्यू से हमें क्या निकालना है, एब्सोल्यूट एरर निकालना है, क्योंकि एक तो हमें चाहिए था ट्रू वैल्यू, दूसरा चाहिए होता है हमें एब्सोल्यूट एरर। अब एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए आपको पहले हर एक टर्म में एरर कितना था ये निकालना होगा। तो वो कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं हम लोग इस तरीके से कि ट्रू वैल्यू से आप हर एक ऑब्जर्वेशन को माइनस करोगे और फिर जो आएगा वो आपका एरर आएगा, ठीक है। तो ट्रू वैल्यू पहले केस में 2 है, वो तो हमेशा 2 ही रहेगी। 2 से जब आप 1 को माइनस करते हो आपका क्या आएगा, 1 आएगा। तो पहला जो एरर आया, एरर 1, वो आया आपका 1। फिर दूसरे केस में 2 - 2 करोगे तो एरर 2 जो आया, 2 - 2 किया तो 0 आ गया। और तीसरे केस में एरर 3 जो आया वो आया 2 - 3 दैट इज -1, लेकिन आप इसमें मैग्नीट्यूड ही लेते हो सिर्फ, तो इसलिए आपका आएगा 1। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं, देख लो। तो ये आपने निकाल लिया क्या, एरर। लेकिन ये अभी भी एब्सोल्यूट एरर नहीं आया। एब्सोल्यूट एरर के लिए क्या करना होता है, आपको अब एरर का सम करके एवरेज निकालना होगा। कुछ नहीं होगा, सिंपल। तो आपने क्या किया, सम कैसे करोगे, 1 + 0 + 1 तो 2, 2/3 ऑब्जर्वेशन थी तो 2/3, तो 2/3 आपका क्या आ गया, एब्सोल्यूट एरर आ गया। तो ये जो आपका एक्सपेरिमेंट आपने अभी किया था, इसको अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो तो आप कैसे लिखोगे इसको, अभी मैंने बताया था A + डेल्टा ए लिखते हो, जहाँ पे पहले आप ट्रू वैल्यू लिखते हो, फिर सम करके आप एब्सोल्यूट एरर लिखते हो। तो एरर जो आपका ट्रू वैल्यू आया था वो 2 आया था, तो आप इसको लिखते हो 2 प्लस, और जो आपका एब्सोल्यूट एरर आया था वो आया था 2/3, तो ये आपका बनता। इस तरीके से आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हो। अब अगर आपको ट्रू वैल्यू और एब्सोल्यूट एरर पता है तो आप रिलेटिव एरर भी निकाल सकते हो, परसेंटेज एरर भी निकाल सकते हो। रिलेटिव एरर के लिए क्या होता है, उसका फॉर्मूला है रिलेटिव एरर इज इक्वल टू डेल्टा A/A, मतलब कि एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू, ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं इसका निकालता तो इसका आता आपका 2/3/2, सॉल्व करता तो मेरा 1/3 आ जाता। ये हो गया रिलेटिव एरर। परसेंटेज एरर में क्या होता है, कुछ नहीं, इसी को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये परसेंटेज। तो मैंने होप कंसेप्ट समझा दिया आपको कि कोई भी अगर आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं बस ऑब्जर्वेशंस, और आपसे बोल दे कि मुझे फाइनली परसेंटेज एरर बताओ, तो कैसे करोगे, सबसे पहले आप इनका एवरेज लेके आप ट्रू वैल्यू पता करोगे, फिर ट्रू वैल्यू जो आपकी निकली उससे ही आप वापस से एक को माइनस करोगे और फिर सबके एरर्स निकालोगे, एरर 1, एरर 2, एरर 3, फिर उनका फिर एवरेज लोगे तो वो एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा, और फिर आप रिलेटिव एरर निकाल लोगे, परसेंटेज एरर निकालोगे। इस पर क्वेश्चन आया हुआ है PYQ में, एकदम सिंपल क्वेश्चन था कि 3 ऑब्जर्वेशन दी हुई थी और आपसे फाइनली रिलेटिव एरर पूछ लिया। जिसको लगता वो कितना छोटा क्वेश्चन है, करने में टाइम लगता है आपको, ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। इसी पे ये जो क्वेश्चन मैं कह रहा था अभी जो मैंने समझाया उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला है कि अगर मेजर जो मैंने लेंथ मेजर की वो एक बार आया 2.5 मीटर, एक बार आया 1.5 मीटर, तो मेरे को एब्सोल्यूट एरर बताओ, रिलेटिव एरर बताओ, परसेंटेज एरर बताओ। तो एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए सबसे पहले आप मीन लगाओगे, मीन निकाल के ट्रू वैल्यू पता करोगे, वो किया है 2 मीटर आपका मीन आ गया। फिर आपको इस मीन से सबको एक बार 2.5 को माइनस करोगे, एक बार 1.5 को माइनस करोगे तो एरर निकालोगे। देखो एरर निकाल लिया, जो एरर आया उससे आप फिर एवरेज निकालोगे, एवरेज निकाल के आपने क्या कर लिया, अपना एब्सोल्यूट एरर पता कर लिया। तो ये जो आया वो क्या आया आपका एब्सोल्यूट एरर। एक बार आपको एब्सोल्यूट एरर पता चल गया फिर तो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला आपको पता है, एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू, तो 0.5/2 आपका आंसर आ गया। फिर उसको परसेंटेज निकालना था तो 100 से मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं। फिर देखते हैं हम लोग कि एरर को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब एडिशन में आपको क्या रखना है कि चाहे एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो, एरर हमेशा प्लस होता है, मतलब कि इसको समझना इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने जैसे अभी बोला था कि मैं 2 फिजिकल क्वांटिटी ले लेता हूँ, एक P1 है जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया है A + डेल्टा A से, एक P2 है जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया है B + डेल्टा B से। अब अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे P1 + P2 की वैल्यू बताओ, अभी कुछ भी हो सकता है, P1 + P2 की वैल्यू बताओ, तो आप देखो 2 चीज़ करोगे। पहले तो P1 + P2 में आपको एक तो ये दोनों चीज़ें ऐड करनी है और एक ये दोनों मतलब एरर्स ऐड करनी है। तो एरर आपका मेनली ये है। तो मैंने क्या बोला कि चाहे एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो, आप हमेशा एरर को ऐड करते हो। तो अगर मैं P1 + P2 करूँगा तो पहले तो मैं ये दोनों ऐड करूँगा, तो इसमें क्या होगा, ट्रू वैल्यूज़ का क्या करेंगे, तो जो बोला है करने वो कर देते हैं, ट्रू वैल्यूज़ का कुछ नहीं करना होता है। तो यहाँ पे P1 + P2 बोला तो A + B कर दूंगा मैं, और एरर के लिए क्या करूँगा मैं, एरर के लिए हमेशा प्लस करना होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा A + डेल्टा B हो जाएगा। तो जो फाइनल आंसर आता है वो आता है आपका A + B
प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, जहाँ पे ए प्लस बी अब नया ट्रू वैल्यू है और डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी एक नया एब्सोल्यूट एरर है। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलता कि मुझे P1 माइनस P2 करके बताओ, इसमें क्या करते हैं? कुछ नहीं, मैंने बोला ट्रू वैल्यू के लिए आपको सेम वो चीज़ करनी होती है जो उन्होंने करने के लिए बोला, तो यहाँ माइनस करने बोला है तो हम लोग सीधे सीधे ए माइनस बी कर देते हैं। लेकिन एब्सोल्यूट एरर हमेशा प्लस होता है, चाहे वो प्लस करने बोले या फिर माइनस करने बोले, तो ये अभी भी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी ही होता। यही कंसेप्ट यहाँ पे सर ने लिखवाया है कि चाहे आप ए प्लस बी करो या फिर ए माइनस बी करो, एरर आपका हमेशा प्लस ही होता है। ठीक है, फिर अगर एक बार आपने एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया, मान लो एक बार आपने क्या किया, एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया, अब मैं आपको बोलता कि इस केस के लिए मुझे परसेंटेज एरर बताओ या रिलेटिव एरर बताओ, तो रिलेटिव एरर क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू। तो इस केस में जो एब्सोल्यूट एरर वो क्या है? डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी है, और ट्रू वैल्यू है वो क्या है? ए प्लस बी है। तो ये हम लोग वेरिएबल्स के टर्म में लिख रहे हैं, इसलिए अभी आपको ये लग रहा है हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे तो समझ में आ जाएगा, तो इस तरीके से मैंने लिख दिया। सिमिलरली अगर आप इसके लिए लिखते तो क्या लिखते? इसके लिए लिखते तो फिर से वही चीज़, एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू। तो इस केस में एब्सोल्यूट एरर ये है, तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी जैसा पहले था, लेकिन नीचे जो आएगा वो ए माइनस बी आएगा, क्योंकि ट्रू वैल्यू इस केस में ए माइनस बी है, ना कि ए प्लस बी है। तो यही चीज़ यहाँ पे सर ने लिखवाई हुई है, एक ये और एक ये। तो अगर ऐसा भी ऑप्शन कभी आता है वेरिएबल्स के टर्म में तो कंफ्यूज मत होना वो क्या पूछ रहे हैं, वो यही पूछ रहे थे। ठीक है, और बहुत चांस है कि ऐसा आ जाए। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का देखते हैं। ये तो हमने देख लिया एडिशन सब्ट्रैक्शन का। तो अब हम लोग फिर से वही चीज़ लेते हैं जो अभी हमने लिया कि मान लेते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी है P1, उसको हमने लिखा है A प्लस डेल्टा ए से, और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है P2, उसको हमने लिया है B प्लस डेल्टा बी से। मैं बोल रहा हूँ आपको कि मुझे P1 डॉट P2 मतलब मल्टीप्लाई करके दो। तो मैंने क्या बोला था, ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हो? ट्रू वैल्यू सीधे सीधे जो करने बोला कर देंगे। तो A इंटू बी बोला है, मतलब P इंटू P2 बोला है, तो मैं सीधे A इंटू बी कर दूँ, तो A इंटू बी, ये क्या आ गया? आपका ट्रू वैल्यू आ गया। एरर कैसे निकालते हैं? एरर निकालने के लिए आपको सीरीज लिखना होता है। देखो, जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो उसके लिए आपको सीरीज से रिलेटिव एरर लिखना आना चाहिए। तो रिलेटिव एरर लिखते हैं कि डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए। इस वाले केस में लिखेंगे कि डेल्टा ए बाई ए मतलब इसका एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू प्लस इसका एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू, तो डेल्टा बी बाई बी। ये हो जाता है आपका रिलेटिव एरर। ठीक है, परसेंटेज एरर बोलते तो इंटू 100 कर देते हैं दोनों के साथ। डिवीजन के लिए बोलते हैं, अगर डिवाइड करने के लिए बोलते हैं, मतलब बोलते हैं कि P1 बाई P2 कर दो, तब भी आपका सेम रहता है, मतलब डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई। इसका एप्लीकेशन करेंगे तो ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे सर ने लिखवाई हुई है। फिर अगर आप यहाँ एलसीएम लेते हो तो आपका यहाँ पे बी आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, वही मैं यहाँ पे करके दिखाया होगा। तो ये सब कंफ्यूज मत होना, ये सब सिंपल मैथ्स है। आपको वो वेरिएबल्स के टर्म में दे देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है। तो मैंने आपको समझा दी कि कैसे सर ने ये सारी चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ना, तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा आपको। ये वाला क्वेश्चन, अब ऐसे क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू में बहुत देखने को मिलेंगे, जहाँ पे क्या कहते हैं कि कुछ भी 4 क्वांटिटी दे देते हैं ABCD, उनका परसेंटेज एरर इन्होंने बता दिया है और कह रहे हैं कि इस वाले के लिए मुझे एरर बता के दो। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं? कुछ नहीं, P इज इक्वल टू ए की पावर 3 है, B की पावर स्क्वायर है और डिवाइड बाई C इंटू डी है। तो कैसे लिखते हैं इसमें? कुछ नहीं, पावर को हमेशा आगे ले आना होता है और सबका आप रिलेटिव एरर लिख दोगे। तो मतलब इसमें क्या करते हैं? कुछ नहीं, डेल्टा P बाई P इज इक्वल टू, इस A की पावर में 3 था तो 3 आगे आ गया, बाई डेल्टा A बाई A प्लस B की पावर में 2 था तो 2 डेल्टा B बाई B, जो नीचे डिवाइड में वो भी प्लस में आके ऊपर आ जाएगा, तो प्लस डेल्टा C बाई C, क्योंकि यहाँ पे पावर में कुछ नहीं है, और D डेल्टा D बाई D इंटू 100 कर दिया, क्योंकि आपको परसेंटेज एरर निकालना था। सबका परसेंटेज एरर पहले से दिया हुआ है तो आपने यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज रखी, सॉल्व किया, 14% आ गया। ठीक है, ऐसे आपको सॉल्व करना होता है। अब दिया हुआ है, मान लो इफ एरर इन द मेजरमेंट ऑफ R ऑफ स्फीयर इज 2%। R के मेजरमेंट मतलब रेडियस के मेजरमेंट में जो आपका एरर आया था वो 2% आया था, देन द एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विल बी। तो मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में एरर पूछ रहे हैं, अगर रेडियस के डिटर्मिनेशन में जो आपका एरर आया है वो 2% का है, तो आपको पहले तो वॉल्यूम और रेडियस में रिलेशन लिखना होता है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना होता है, जो भी 2 क्वांटिटीज़ बोली है उसको रिलेट करते हुए। तो यहाँ पे वॉल्यूम और रेडियस बोला है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 πr3 स्फीयर के लिए बोला है ना, तो ये लिखोगे। आपको पता है जो कॉन्सेंट है उसको हटा दोगे तो ये हटा दो, तो आपको दिख रहा है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r³ के लिए। तो अब आपको इसके लिए क्या लिखना था? परसेंटेज एरर लिखना था। तो आप लिखोगे डेल्टा V बाई बी इज इक्वल टू r³ है तो पावर पहले आगे आएगा तो 3 डेल्टा R बाई R। परसेंटेज एरर है तो इंटू 100 इधर भी इंटू 100 इधर भी, तो ये तो आपको निकालना है। तो आपको सिर्फ से इसकी वैल्यूज पुट करनी, तो डेल्टा R बाई R इंटू 100 की वैल्यू, मतलब परसेंटेज एरर जो है रेडियस में पहले से दिया हुआ था 2%, तो सिर्फ से आपने यहाँ पुट किया तो 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6% आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है। सिमिलरली एक ये है, इसको मैं भी आपको समझाता हूँ। उससे पहले हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसको एकदम देख लो। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो आप समझ नहीं पाओगे कि डेल्टा ए क्या रखें और ए क्या रखें। देखो क्वेश्चन क्या है, द लीस्ट काउंट ऑफ ए स्टॉप वॉच इज 1/5 सेकंड, द टाइम ऑफ 20 ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम इज मेजर्ड टू बी 25 सेकंड, द मैक्स परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम इज। तो टाइम नहीं, परसेंटेज एरर वो पूछ रहे हैं, तो आपको टाइम में परसेंटेज एरर निकालना है, तो आपको सीधे चाहिए डेल्टा T/T इंटू 100।
मतलब आपको डेल्टा टी अगर पता होता, टी पता होता तो आप आंसर निकाल लेते। तो यहाँ पे टाइम तो आपको दिख रहा है कि टाइम पीरियड 25 सेकंड दिया हुआ है, तो टाइम तो आप रख लोगे 25। डेल्टा टी आप क्या रखोगे, यहाँ पे एक ऑसिलेशंस की बात भी की है, लीस्ट काउंट की भी बात की है, तो किसको रखोगे? तो आपको याद रखना है कि डेल्टा टी हमेशा आप लीस्ट काउंट को रखते हो, तो आंसर यहाँ जो रखते हो आप 1/5 रखते हैं, तो 1/5 नीचे 5 इंटू होता इंटू 100 सॉल्व करते तो सॉल्व क्या आ जाता है आपका 0.8%। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक ये क्वेश्चन है, इसको देख लेना आप। अब ये भी क्वेश्चन है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। बोला है कि परसेंटेज एरर इन द मेजरिंग ऑफ रेडियस एंड मास ऑफ ए सॉलिड स्फीयर के लिए बोला है 2% और 1% आया है रेडियस और मास में एरर। तो एरर इन मेजरिंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पहले आपको पता होना चाहिए स्फीयर के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए, तो वो होता है 2/5 m/2। उसके बाद आपको इसका जब इक्वेशन बनाते हैं वो बनाते हैं डेल्टा I/I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट तो हटा देते इज इक्वल टू डेल्टा m/m प्लस r के ऊपर स्क्वायर है तो 2 आगे आता है डेल्टा r/r। डेल्टा m/m इन्होंने बताया हुआ था 2% और मास नहीं सॉरी रेडियस बताया हुआ था 2%, मास बताया था 1%, यहाँ पे रखते हैं सॉल्व करके 4%। ठीक है, इस तरीके से आपके क्वेश्चंस हो रहे हैं। 2 क्वेश्चन और बचे हैं एरर के, वो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ बोला है कि ऑब्जेक्ट मूव्स इन टोटल डिस्टेंस ऑफ इतना इन टाइम 5 + 1 सेकेंड, देन फाइंड स्पीड विद एरर। तो स्पीड निकालना है आपको, डिस्टेंस दे दिया है और टाइम दे दिया है। आपको पता है स्पीड जो होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है, मतलब आपको बेसिकली डिवाइड करना है। तो मैंने आपको सिखाया था कि अगर आपको डिवाइड करना है तो उसके लिए आप इक्वेशन कैसे लिखते हो। तो अगर स्पीड के लिए आप इक्वेशन लिखोगे तो कैसे लिखोगे, क्योंकि डिवीजन होता है तो आप सीधे लिखते हो कि डेल्टा S/S इज इक्वल टू डेल्टा डिस्टेंस बाय डिस्टेंस प्लस डेल्टा टाइम बाय टाइम। ठीक है, डेल्टा टी यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर है और टी यहाँ पे ट्रू वैल्यू है। सिमिलर डेल्टा डी जो है एब्सोल्यूट एरर इन डिस्टेंस है और डी जो है वो आपका ट्रू वैल्यू इन डिस्टेंस है। ठीक है, अच्छा तो डेल्टा D/D, तो डेल्टा डी क्या है 1 है, तो 1 बाय डिस्टेंस क्या है 10 है, 10 प्लस डेल्टा डी क्या है आपका 1/5 करते सॉल्व करते इंटू 100 करते आपका परसेंटेज एरर आ जाता। ठीक है, वही क्या है। द वॉल्यूम ऑफ 2 बॉडीज आर मेजर्ड टू बी इतना, मतलब एक वॉल्यूम इतना बताया, दूसरा वॉल्यूम इतना बताया। कैलकुलेट सम एंड डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का सम और डिफरेंस पूछ दिया। मैंने अभी आपको ऐसा क्वेश्चन सेम बताया था, जब आपको सम करने बोलेंगे तो ट्रू वैल्यूज़ को तो आपको जो करने बोला है वो कर देंगे। अगर प्लस करने बोला है तो 10.2 प्लस 6.4 कर देंगे। अगर माइनस करने बोला है तो उस केस में ये दोनों माइनस हो जाएगा। जैसे आपको दिख रहा है कि पहले जब प्लस करने बोला तो ये 16.8 हो गया प्लस करने के बाद, लेकिन जब माइनस करने बोला तो ये माइनस करने के बाद क्या हो गया आपका 3.8 हो गया। ठीक है, लेकिन एरर हमेशा प्लस होते हैं, चाहे आपको यहाँ प्लस करने बोलते हैं या फिर माइनस करने बोलते हैं, आपका हमेशा जो एरर है वो 0.03 आता। यहाँ भी देखो 0.03 है, यहाँ भी 0.03। तो बस यही चीज़ आपको सीखनी थी यहाँ पे। तो एरर आपका यहाँ पे खत्म होता है। अब 2-3 चीज़ बची थी। एक ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा हुआ था, ये शायद आपको कंफ्यूज कर सकता है कभी क्वेश्चन में। देखो ये आपको सबको याद होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। कभी कभी हो सकता है कि उन्होंने ये पूछ दिया हो कि 1 जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ऑब्वियसली आप यूनिटी मेथड से निकालोगे, तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 करना है, सॉल्व करके आप ये आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना कैसे निकालते हैं ये चीज़। दूसरी चीज़, जो मीटर स्केल के लिए जो लीस्ट काउंट होता है वो 1 मिलीमीटर का होता है, याद रखो। वर्नियर स्केल के लिए जो होता है, मतलब वर्नियर कैलिपर के लिए जो होता है वो 0.1 मिलीमीटर का होता है, और आपके स्क्रू गॉज के लिए 0.01 मिलीमीटर के लिए होता है। तो ये सबसे प्रिसाइजली जो है वो आपका स्क्रू गॉज मेजर कर पाता है। ये आपकी चीज़ यहाँ से ध्यान देनी थी। ठीक है, उसके बाद एक जो लास्ट चीज़ बचा है वो एक रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन है, जो कि आपको एग्जाम्पल में देखने को मिलता है। वो मैंने अपने उस पार्ट में लिखा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये वाला पार्ट देखो, ये फॉर्मूला जब 2 रेजिस्टेंस दिए होते हैं, ये वाला क्वेश्चन तो आपके एनसीईआरटी में भी है। पैरेलल वाला भी आपको ध्यान देना है कि अगर पैरेलल के लिए आप निकालते हो ना, तो उस केस में आपको जो फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है, डेल्टा RP/RP² इज इक्वल टू डेल्टा R1/R1² प्लस डेल्टा R2/R2। इसका एप्लीकेशन करना सीख लेना, आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे शायद एग्जाम्पल में क्वेश्चन, तो देख लेना उस क्वेश्चन को जाके कैसे अप्लाई करती है, क्योंकि डायरेक्टली ये उठ के आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे RP कैसे निकालते हैं, RP कुछ नहीं, जैसे आपको ये देखो यहाँ मैंने लिखा हुआ है, RP निकालने के लिए आपको ये लगाना पड़ेगा बेसिकली, और RP निकालने के बाद आप फाइनली डेल्टा RP निकाल पाओगे। ठीक है, क्योंकि फिर ये चीज़ वहाँ जाके आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका सॉल्व क्या आएगा। तो ये चीज़ आप देख लेना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, एग्जाम्पल में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। और सीरीज़ के लिए तो मैंने बता दिया कि सीरीज़ के लिए कैसे डेल्टा RS निकालते हैं और फिर आप रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ ध्यान देना, बाकी मैंने सारी चीज़ कवर करवा दी है। एक बार मेरे नोट्स को गो थ्रू कर लेना, वहाँ पे मैंने कुछ थ्योरी के पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, और कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशन लिखे हुए हैं जो आपको याद रखने हैं, और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपको एक बार देख लेनी चाहिए। तो एक बार मेरे नोट्स को गो थ्रू कर लेना, टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है, तो आपका डायमेंशन चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। अब अगले वीडियो से हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे। बेसिक चैप्टर्स आपके खत्म हो गए, तो अब मेरे को ज़्यादा आपको समझाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस बात की खुशी है। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। देखो कुछ भी लोग, अगर 5-6 हज़ार भी लोग देख रहे हैं ना, तो मुझे पता है वो पढ़ने वाले बच्चे हैं, और पढ़ने वाले बच्चे अगर इसको देख रहे हैं, देखो नहीं पढ़ने वालों को तो सिर्फ स्ट्रैटेजी चाहिए, मुझे पता है, लेकिन स्ट्रैटेजी देख के अगर वो इन वीडियोज़ को भी देख रहे हैं, वो रिवीजन के लिए बहुत अच्छा सोर्स है, मुझे पता है, क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि मैं यहाँ पे क्या डिलीवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको देखो, पसंद आए तो उसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ कैसी लगी वीडियोस, क्योंकि वही एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन है मेरे लिए। तो चलो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मोशन इन स्ट्रेट लाइन के साथ। बाय बाय, टेक केयर।